टैलिस्मन एम्परर इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 21 से 30। रात उतर आई। लुओ चोन का धैर्य धीरे धीरे खत्म हो रहा था और चेन शी के प्रति उसके दिल में गुस्सा बढ़ता जा रहा था जब उसने चेन शी के घर के सामने बैठी छोटी राजकुमारी को देखा। यह अप्रिय कमीना अभी तक वापस क्यों नहीं आया? जब लुओ चोंग ने देखा कि आसमान में अंधेरा बढ़ता जा रहा है लेकिन चेन शी का अभी भी कोई पता नहीं है तो उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने छोटी राजकुमारी को लेकर पहले निकलने का निर्णय लिया। हालांकि ठीक इसी समय अत्यंत छिपी हुई जानलेवा हवा का एक कतरा चुपचाप दूर से आया। लुओ चोंग ने अचानक अपना सिर उठाया और उन 3 आकृतियों को देखा जो रात के आकाश का उपयोग खुद को छिपाने के लिए कर रही थीं और वे चुपचाप दूर से आ रही थीं और उसके दिल में तुरंत हत्या की तीव्र इच्छा जाग उठी। पाइन मिस्ट सिटी में जनरल एस्टेट ने औपचारिक रूप से हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया। यदि कोई उल्लंघन करता होता तो बिना किसी अपवाद के उसकी खेती को नुकसान पहुंचाया जाता और फिर उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाता। इन वर्षों के दौरान जनरल एस्टेट की कमान के तहत नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में लुओ चोंग ने हमेशा जनरल एस्टेट के गार्डों को शहर के भीतर दिन रात गश्त करने के लिए नेतृत्व किया था, इस क्षेत्र की शांति की रक्षा की थी। और फिर भी इस समय 3 हत्यारे चुपचाप कम्युनिस्ट डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे। ये स्पष्ट जनरल एस्टेट के सम्मान और अधिकार को चुनौती थी। लुओ चोंग को सबसे अधिक गुस्सा इस बात पर आया कि जिस दिशा में ये तीनों हत्यारे घुसे थे वह आश्चर्यजनक रूप से वही था और छोटी राजकुमारी किन होंगमेन पास में ही थी। यदि उनका लक्ष्य छोटी राजकुमारी थी तो छोटी राजकुमारी का जीवन एक बड़े खतरे में पड़ जाएगा और इसके परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय होंगे। आप न केवल मेरे जनरल की संपत्ति के सम्मान को चुनौती दे रहे हैं बल्कि आप अभी भी छोटी राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर मैं तुम सबको नहीं मारूंगा तो मैं लुओ चोंग जनरल का सामना किस मुंह से कर पाऊंगा? लुओ चोंग ने एक गहरी सांस ली और उसके सीने में हत्या की मंशा चरम पर पहुंच गई। फिर भी उसकी आंखें अत्यंत शांत थीं क्योंकि वह कोने में छाया में छिपा हुआ था। उसका शरीर अंधेरे में पूरी तरह घुल मिल गया था जिससे कोई भी उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ में अचानक एक लंबी और पतली कृपान दिखाई दी जो स्याही की तरह काली थी। चुपके और हत्या का दाव सचमुच रात का राजा है। मैनेजर वू दूर खड़ा होकर ली फैंग और ली झान की आकृतियों को देख रहा था जो अंधेरे में छिप कर आ रही थी। जब वह उन्हें ढूंढने में असमर्थ रहा तो वह हार्दिक प्रशंसा से अपने को रोक नहीं सका। जब यह मिशन पूरा हो जाएगा तो मुझे कुछ समय के लिए उनका उचित पालन पोषण करना होगा। भविष्य में वे मेरे काम आ सकते हैं। मैनेजर वू ने बहुत दूर स्थित पुराने और जर्जर मकान पर नजर डालने से पहले कुछ देर सोचा। मैनेजर वू बेहद उदास था और चेन शी को चेन हाओ और उस महिला को उसकी पकड़ से बचाने की अनुमति देने के कारण हतप्रभ था। इस क्षण तक जब उसने सोचा कि कैसे चेन शी की साधना जल्द ही बिना आवाज के अपंग हो जाएगी, उसके दिल का सारा असंतोष तुरंत गायब हो गया और वह उत्साहित हो गया। पाइन मिस्ट सिटी में पहले से ही बदनाम एक अपशकुन ने भी उसकी साधना को पंगु बना दिया और वह कूड़े का एक टुकड़ा बन गया। ये कितना सुंदर दृश्य होगा। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक उत्साहित होता और मैनेजर वू के क्षीण चेहरे पर आत्मसंतुष्टि और क्रूरता के निशान दिखाई देने लगते। ओम! बहुत दूर से एक धीमी और कान को चीर देने वाली ध्वनि जो रेशम के फटने जैसी थी गूंजी और उस ध्वनि के साथ एक सुंदर काली रोशनी थी जो झरने की तरह थी और अचानक आकाश को चीरती हुई नीचे गिर रही थी। क्या चल रहा है? मैनेजर वू चौंक गया। फिर वह देखने के लिए एक घर की ओर बढ़ा। अगले ही क्षण उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव जम गया। एक लंबा व्यक्ति हवा में खड़ा था। उसने बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए थे और हाथ में एक लंबी और पतली कृपान पकड़ी हुई थी। जिस घर पर वह लंबी आकृति खड़ी थी वहां 3 ली वंशीय भाई पूरी तरह से काले कपड़ों में ढके हुए खड़े थे जिससे केवल उनकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उन्मूलन ब्लेड लुओ चोंग। जैसे ही उसकी नजर उस लंबे व्यक्ति पर पड़ी मैनेजर वू ने पहचान लिया कि यह कौन है और उसकी त्रिकोणीय आंखें तुरंत आश्चर्य और भय से भर गईं। लुओ चोंग पाइन मिस्ट सिटी में एकमात्र साधक था जो लंबी और संकरी कृपान का उपयोग करता था और कृपानों के जिन नामों से लोग परिचित थे उनमें लुओ चोंग के हाथ में उन्मूलन ब्लेड निश्चित रूप से प्रथम स्थान पर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल लुओ चोंग की साधना अथाह थी बल्कि वह जनरल किन के अधीन नंबर 1 विशेषज्ञ भी था और वह जनरल एस्टेट के सर्वोच्च सम्मान का प्रतिनिधित्व करता था। हरामी! मैंने आप सभी से चेन शी की साधना को अपंग करने के लिए कहा था। ये दुष्ट अस्तित्व! लुओ चोंग कैसे आकर्षित हुआ? क्या बकवास चल रहा है? मैनेजर वू के चेहरे पर पहले वाला शांत और आत्मसंतुष्ट भाव पहले से ही पूरी तरह से गायब था। इस समय उसका हृदय असीम कड़वाहट और भय से भर गया था और उसका क्षीण चेहरा अत्यंत उदास और भद्दा था। यह नहीं चलेगा। मुझे आगे बढ़कर उन्हें चेतावनी देनी होगी। जब तक वे हमला नहीं करते तब तक चर्चा के लिए निश्चित रूप से जगह है। अन्यथा लुओ चोंग को अपमानित करना जनरल एस्टेट को अपमानित करने के बराबर है। मेरा ली कबीला पाइन मिस्ट सिटी में कैसे रहना जारी रखेगा? मैनेजर वू ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उमड़ते भय को बलपूर्वक दबा लिया। वह तो बस आगे बढ़कर उन्हें रोकने का इरादा कर रहा था लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता दूरी पर टकराव की स्थिति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। मारना! दूर से एक धीमी और गहरी विस्फोटक चीख सुनाई दी और ली हान के 3 लोगों के समूह ने अपने हथियार निकाले और लुओ चोंग की ओर दौड़ पड़े जो मध्य हवा में था। इस समय मैनेजर वू के दिल में उम्मीद की आखिरी किरण भी एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई और उसकी आंखें खाली और हताश थीं और वह बुदबुदा रहा था। मैंने वास्तव में इस दुनिया में इन 3 भाइयों से अधिक मूर्ख किसी को नहीं देखा है। मादरचोद! वह लुओ चोंग है। क्या आपकी आंखें आपके गुदा में है? भले ही आप लुओ चोंग को नहीं जानते हो तो भी क्या हमला करने से पहले उसका अभिवादन करना आपकी जान ले लेगा? जिस क्षण रात में करुण और तीखी चीखें गूंज रही थीं वह भी अचानक बंद हो गई। मैनेजर वू का दिल कांप उठा जब उसने अपना सिर उठाया। उसने देखा कि 3 सिर हवा में उड़ रहे थे और उनसे खून टपक रहा था। वे आकाश में एक सुंदर चाप में उड़े तथा फिर जमीन पर गिरकर पूरी तरह से कीचड़ से भरे एक तालाब में तब्दील हो गए जिसमें हड्डियों के टुकड़े भी मिले हुए थे।
सब खत्म हो गया। इस बार मिशन इन 3 बेवकूफों द्वारा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। मैनेजर वो बुरी तरह डर गया और बुदबुदाने लगा। एक क्षण के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और पागलों की तरह मुड़कर भाग गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने माता पिता से यही चाहता था कि जन्म के समय उसे 2 और पैर दे दिए जाएं। लुओ चोंग दूरी पर हवा में खड़ा था। उसने जमीन पर पड़ी 3 लाशों पर एक नजर भी नहीं डाली, बल्कि उसने अपनी नजर दूर तक उस आकृति का पीछा करने के लिए घुमाई जो घबराहट में भाग रही थी। उसके मुंह के कोनों में उपहास की लकीर उभर आई। जिस क्षण उसने ली हांग के 3 लोगों के समूह को देखा, उसने देखा कि दूरी पर एक और व्यक्ति छिपा हुआ था। व्यक्ति को थोड़ा सा आंकने के बाद उसने पहचान लिया कि वह व्यक्ति ली कबीले का प्रबंधक वो था और अंततः उसे सब कुछ समझ में आ गया। 1 महीने पहले ली कबीले के युवा मास्टर ने चेन हाओ के साथ सड़कों पर लड़ाई की थी और इसकी सूचना जनरल एस्टेट को दी गई थी। ली कबीले के साथ अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचाने के डर से जनरल किन ने ली कबीले को अपने अपराधों के प्रायश्चित के लिए एक बड़ी रकम का भुगतान करने का आदेश दिया। लुओ चोंग को उस क्षण से ही पता था कि ली कबीला इस हार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जैसी कि उम्मीद थी, आज मैनेजर वो और 3 हत्यारे चेन शी के घर के पास दिखाई दिए, जिससे इसकी पुष्टि हो गई। यहाँ तक सोचते हुए लुओ चोंग को एक ही समय में गुस्सा और खुशी महसूस हुई। उसने पहले तो सोचा कि ये लोग छोटी राजकुमारी किन होंगमेन के लिए आ रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे चेन शी के लिए आए थे और संयोग से उसकी उनसे मुलाकात हो गई। भाग्य का देवता सचमुच लोगों को मूर्ख बनाता है। लुओ चोंग चेन शी के घर के सामने पहुंचा, फिर किन होंगमेन को देखा जो उसकी टांगों के चारों ओर अपनी बाहें डालकर सीढ़ियों पर बैठी थी और धीमी आवाज में कहा, मिस चलो चलें, यदि आप यहाँ रुकते रहेंगे तो जनरल चिंतित हो जाएंगे। मैं उसका इंतजार करना चाहता हूँ। अगर मैं इन तावीज़ों के निशानों की संरचना को नहीं समझ पाया तो मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। किन होंगमिया ने अपना सिर हिलाया और उसके स्पष्ट और सुंदर छोटे चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति थी। लुओ चोंग ने किन होंगमियन की भावनाओं के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और केवल हार मान ली। हालांकि उसके दिल में चेन शी के प्रति और भी अधिक क्रोध था, क्योंकि उसे लगता था कि वह जल्द ही चेन शी के घर का रक्षक बन जाएगा। मैं इस पूरे आधे महीने के दौरान क्लियर स्ट्रीम रेस्तरां में ही रहा और आज ही घर जाने की योजना बनाई। आखिर इस खबर के बारे में पहले से किसको पता चला और किसने घात लगाकर हमला किया? क्या ये ली कबीले के सदस्य हो सकते हैं? जैसे ही उसने अपने चारों ओर मंडराती भयंकर और तीखी आभा को महसूस किया, चेन शी की नसें खिंच गई। उसने अपने आसपास की हलचल पर ध्यान दिया और उसने अपने मन में तेजी से विचार किया। वूश, एक आंख को चीर देने वाली तलवार जैसी रोशनी निकली और एक तीखी चीख के साथ आकाश को चीरती हुई चली गई। चेन शी की तनावग्रस्त नसें थोड़ी ढीली पड़ गई जब उसने तलवार की रोशनी की यह किरण देखी, क्योंकि छाया में छिपा हुआ दुश्मन सबसे भयानक होता है। अब दुश्मन ने खुद को उजागर कर दिया था, इसलिए उसे अब चुपचाप छिपे हमले से निपटने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि वह अभी भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि तलवार की रोशनी की यह किरण एक ठोस रूप में संघनित हो गई थी और इस पर मौजूद सारी ताकत एक ही बिंदु पर इकट्ठी हो गई थी। भले ही वह पहले से ही जन्मजात क्षेत्र के एक स्तर तक आगे बढ़ चुका था और उसकी शारीरिक शोधन तकनीक ने पहले से ही लचीले वाटस्टार की घातक क्यूई का उपयोग करके कंडराओं को गूंथने के चरण को प्राप्त कर लिया था, लेकिन तलवार की रोशनी पर शुद्ध तेज आभा ने अभी भी उसे एक बड़े खतरे का आभास कराया। शत्रु बहुत ही दुर्जेय है, मुझे डर है कि वह मुझसे बहुत कमतर नहीं है। चेन शी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बाएं पैर को जोर से पटका, फिर उसका आकार एक धुरी की तरह घूम गया, एक अत्यंत भद्दे आंदोलन के साथ अपनी तरफ मुड़ गया और फिर एक तरफ तेजी से चमक उठा, मुश्किल से तलवार की रोशनी की इस किरण को चकमा देते हुए। झंकार, म्यान में तलवार के घुसने की आवाज के साथ ही वह भयंकर और तीखी तलवार की रोशनी हवा में लुप्त हो गई, मानो वह तुरंत ही लुप्त हो गई। प्रशिक्षक मेनकांग, मैंने आपको सही कहा था, मैं अपने भाई को नहीं हरा सकता, भले ही यह एक गुप्त हमला हो। चेन शी का दिल कांप उठा जब उसके कानों में जानी पहचानी आवाज गूंजी। फिर उसने सिर उठाकर देखा और पाया कि चेन हाओ अचानक बगल की गली में प्रकट हो गया है। चेन हाओ के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेनकांग था, जो 6 स्टार वायलेट पैलेस दायरे का विशेषज्ञ था, जो पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूशन में नंबर 1 तलवार साधक के रूप में प्रतिष्ठित था। भैया, आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं होगे? चेन हाओ के चेहरे पर आज्ञाकारी भाव था जब वह चेन शी के पास गया और उसे समझाया। प्रशिक्षक मेनकांग ने कहा कि इस महीने मेरी प्रगति असामान्य रूप से अच्छी है और मेरी तलवार तकनीक पहले ही उन्नत चरण को पार कर एकता चरण तक पहुंच गई है, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें हराने में सक्षम हो जाऊंगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एट नो विल बिन एट। चेन शी ने अपने छोटे भाई के कंधे पर थपथपाया और कोमल आवाज में बीच में टोका, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, प्रगति एक अच्छी चीज है, लेकिन मेरी बात को फिर से अभ्यास के तौर पर मत लीजिए, समझे? चेन हाओ ने जोरदार तरीके से सिर हिलाया। ठीक है, आपकी साधना उन्नत हो गई है, मेनकांग अचानक बोला। उसके स्थिर चेहरे पर आश्चर्य और घबराहट का भाव झलक रहा था। चेन हाओ की पहले की हरकतें उसके द्वारा सुझाई नहीं गई थी, लेकिन मेनकांग ने पहले ही निश्चितता के साथ कहा था कि चेन हाओ की मौजूदा ताकत के साथ वह चेन शी को पूरी तरह से हराने में सक्षम होगा। मेनकांग ने ऐसा निर्णय लेने के पीछे एक कारण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 1 महीने पहले चेन शी के पास जन्मजात क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक साधना थी और उसके निर्णय के अनुसार चेन शी युद्ध में निपुण नहीं लग रहा था। जबकि चेन हाओ अलग था, वह छोटा सा लड़का निस्संदेह एक दुर्लभ तलवार चलाने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जिस महीने वह पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूशन में था, उसने न केवल अपनी तलवार तकनीक में एकता चरण प्राप्त किया, बल्कि उसकी साधना भी क्रमिक रूप से 2 स्तरों को पार कर जन्मजात क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गई। इसलिए यह उसके बड़े भाई को हराने के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से चेन हाओ की तलवार का वार, जो मूल रूप से सफल होने के लिए निश्चित था, चेन शी द्वारा आसानी से चकमा दे दिया गया और इसने स्वाभाविक रूप से मेनकांग की जिज्ञासा और आश्चर्य को जगाया। मेरी साधना वास्तव में जन्मजात क्षेत्र के एक स्तर तक आगे बढ़ गई है, चेन शी ने जवाब दिया। प्रशिक्षक मेनकांग चेन हाओ के तलवार साधना के गुरु थे और उनका भाई वानकिंग के साथ विशेष संबंध था। मेनकांग को अपनी साधना की प्रगति को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जन्मजात क्षेत्र का एक स्तर, भाई तुम बहुत शक्तिशाली हो,
चेन हाओ आश्चर्यचकित रह गया और उसका छोटा सा चेहरा श्रद्धा से भर गया। 1 महीने के भीतर लगातार 5 स्तरों को पार करना। मेन कांग भी अपना संयम बरकरार नहीं रख पाया और वह चेन शी को अजीब निगाहों से घूर रहा था, मानो वह किसी विचित्र व्यक्ति को देख रहा हो। भाइयों की यह जोड़ी वास्तव में मनुष्यों के बीच ड्रैगन है। छोटे भाई ने तलवार के दांव में अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया और बड़े भाई ने अपनी साधना में छलांग और सीमा से प्रगति की। यदि चेन कबीले का विनाश नहीं हुआ होता तो ये निश्चित रूप से इन 2 भाइयों के हाथों में सर्वोच्च प्रतिभा का निर्माण करने में सक्षम होता। मेन कांग ने अपने दिल में लगातार प्रशंसा की। यदि पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूशन के असंख्य शिष्यों को पता चले कि मेन कांग, जो गंभीर चेहरे वाले प्रशिक्षक की प्रतिष्ठा रखता है, दूसरों की प्रशंसा भी कर सकता है, तो वे आश्चर्य से दंग रह जाएंगे। ठीक है, क्या पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूशन शिष्यों को बाहर जाने से नहीं रोकता है? चेन शी ने पूछा। चेन हाओ के बगल में मेन कांग को देखकर उसे स्पष्ट रूप से लगा कि कुछ होना चाहिए था। चेन हाओ ने सिर हिलाया। भाई, अंकल मेन कांग मुझे पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूशन से निकालकर ड्रैगन लेक सिटी की ओर ले जाना चाहते हैं, ताकि मैं वांडरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट में प्रशिक्षण ले सकूं। मैं इस बार सिर्फ आपकी राय सुनने के लिए आया हूं। भटकते बादल तलवार संप्रदाय। चेन शी का दिल जोर से कांप उठा और उसने मेन कांग की ओर देखा। यदि संप्रदायों को विभिन्न श्रेणियों और श्रेणियों में विभाजित किया जाता तो वांडरिंग क्लाउड स्वॉर्ड संप्रदाय, जो कि ड्रैगन लेक सिटी के भीतर स्थित था, जो कि दक्षिणी क्षेत्र के केंद्र में था, निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी का संप्रदाय होता। ऐसा माना जाता है कि वहां बहुत से सांसारिक अमर क्षेत्र विशेषज्ञ थे जो भटकते बादल तलवार संप्रदाय के भीतर एकांत में रहते थे। इसके अलावा वांडरिंग क्लाउड स्वॉर्ड संप्रदाय के छिपे हुए संसाधनों और भंडार की प्रचुरता कुछ ऐसी थी जिसकी तुलना पूरे दक्षिणी क्षेत्र में बहुत कम शक्तियां कर सकती थी। तलवार के दाव में चेन हाओ की समझ शानदार है और जो चीज उससे भी अधिक कठिन है वह है उसका तलवार हृदय जो ठोस है। इस प्रकार वह तलवार साधक के मार्ग के लिए अत्यंत उपयुक्त है। मेरा मानना है कि हमें उसे तलवारबाजी में सबसे वैध प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वांडरिंग क्लाउड स्वॉर्ड संप्रदाय में जाने की अनुमति देनी चाहिए, न कि पाइन मिस्ट सिटी जैसी छोटी जगह में सीखने की। अन्यथा इससे उसका भविष्य खराब हो जाएगा। मेन कांग ने गहरी आवाज में कहा। इसके अलावा आपको रास्ते में उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे वांडरिंग क्लाउड स्वॉर्ड संप्रदाय तक भेज दूंगा। चेन शी को केवल इस बात की चिंता थी क्योंकि 1 महीने पहले उसके दादा ने अपने छोटे भाई को थाउजेंड स्वॉर्ड सेक्ट की परीक्षा में भाग लेने के लिए ड्रैगन लेक सिटी भेजते समय अपने दुश्मनों के हाथों अपनी जान गंवा दी थी। अब जब उसने सुना कि मेन कांग चेन हाओ के साथ जाएगा तो चेन शी ने अपनी चिंताओं को पूरी तरह से छोड़ दिया। फिर उसने चेन हाओ की आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, तुम पहले से ही बड़े हो गए हो, बिग ब्रदर तुम्हारी पसंद का सम्मान करता है। भटकते बादल तलवार संप्रदाय 1000 तलवार संप्रदाय से अधिक शक्तिशाली है। यदि आपने सचमुच जाने का निर्णय कर लिया है तो आपको अपना पूरा ध्यान रखना होगा। ठीक है, चेन हाओ ने दृढ़ भाव से कहा। भाई चिंता मत करो। उन्होंने दृढ़ भाव से कहा। भाई चिंता मत करो। एक बार जब मैं सीखना समाप्त कर लूंगा और वापस आऊंगा तो हम निश्चित रूप से अपने चेन कबीले के सभी दुश्मनों को मार डालेंगे। क्या उसकी मज्जा में घृणा भर दी गई है? मेन कांग के दिल में चिंता की एक लकीर उभरने से नहीं बच सकी, क्योंकि जितनी अधिक दृढ़ मानसिकता होती थी उतना ही अधिक वह जिद्दी और हठी होता था। यदि चेन हाओ का तलवार हृदय घृणा से अंधा हो गया था तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि भविष्य में एक दिन उसे क्यूई विचलन का अनुभव हो सकता है। चेन शी ने भौहें सिकोड़ी और डांटा। भविष्य में बदला लेने की बात फिर मत कहना। अगर मुझे पता चला कि तुम अकेले ही हमारे दुश्मनों को ढूंढने गए थे तो मुझे भाई मत कहना। ओह, चेन हाओ ने जब चेन शी को क्रोधित होते देखा तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में जिद्दी भाव जरा भी नहीं बदला। ऐसा क्यों है? एक बार जब आप गोल्डन कोर दायरे में पहुंच जाते हैं तो आप जो चाहें कर सकते हैं और मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। चेन शी चेन हाओ के विचारों को कैसे नहीं समझ सका। वह जानता था कि वह बल का प्रयोग नहीं कर सकता था, बल्कि उसे धीरे धीरे चेन हाओ को मनाना था, इसलिए उसने तुरंत समझौते का सुझाव दिया। ये सुझाव अच्छा है। चेन हाओ ने उत्साह में अपना सिर उठाया और फिर चिल्लाया, भैया तुम जरा रुको। मैं जल्दी ही स्वर्णिम कोर क्षेत्र तक पहुंच जाऊंगा और उस समय बेहतर होगा कि आप मुझे और न रोकें। ये एक सौदा है। ये एक सौदा है। दोनों भाइयों ने अपनी मुठ्ठियां फैला ली और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। मेन कांग हल्के से मुस्कुराया और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने पीछे मुड़कर दूर की ओर देखा। रात्रि के आकाश के नीचे एक आकृति तेजी से हवा की तरह चमक उठी, फिर भी उस आकृति से एक घबराई हुई और भयभीत आभा निकल रही थी। चेन शी, वह छाया जो पागलों की तरह दौड़ रही थी, अचानक रुक गई और आश्चर्य से चिल्ला उठी जब उसने चेन शी को देखा जो दूर खड़ी थी। इस समय चेन शी और चेन हाओ ने अंततः उस व्यक्ति को पहचान लिया। यह आश्चर्यजनक रूप से ली कबीले का प्रबंधक वो था। मैनेजर वू की हालत बहुत दयनीय थी। उसका क्षीण चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पर अभी भी कड़वाहट और भय के निशान बचे हुए थे। चेन शी के 3 लोगों के समूह ने जब ये देखा तो वे उत्सुक हुए बिना नहीं रह सके। यह आदमी बिना किसी कारण के कम्युनिस्ट डिस्ट्रिक्ट में क्यों दिखाई देगा? ली कबीले के प्रतिष्ठित प्रबंधक को ऐसी दयनीय स्थिति में लाने वाली उसकी क्या स्थिति थी? मैनेजर वो की नजर मेन कांग पर पड़ी और वह दंग रह गए। उसे लुओ चोंग की याद आई जो चेन शी के घर के सामने था और उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। क्या ये सब इस आदमी द्वारा बिछाया गया जाल हो सकता है? जनरल एस्टेट के कमान के तहत नंबर 1 विशेषज्ञ लुओ चोंग अपने घर के सामने के दरवाजे पर पहरा दे रहा है और पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूशन में सबसे मजबूत विशेषज्ञ मेन कांग पीछे से समर्थन दे रहा है। अगर यह घात प्रतिघात नहीं है तो फिर क्या है? चेन शी, तुम बहुत आगे जा रही हो। घात लगाकर हमला करना और समर्थन देना, ये कैसी क्रूर योजना है। बस आप इंतजार करें, मेरा ली कबीला तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मैनेजर वू ने धमकी देने के बाद एक क्षण के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। वह दुम मोड़कर भाग गया। उसका क्या मतलब है? केवल चेन शी ही नहीं बल्कि चेन हाओ और मेन कांग भी स्पष्ट रूप से भ्रमित थे। वे नहीं जानते थे कि मैनेजर वू के दिल में वह लंबे समय से दृढ़ता से मानता था कि आज रात जो कुछ भी हुआ वह एक जाल था जिसे चेन शी ने उससे और 3 ली कबीले भाइयों से एक ही झटके में निपटने के लिए जानबूझकर योजना बनाकर बिछाया था।
ये तुली कबीले का एक बूढ़ा कुत्ता है, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मेन कांग ने ठंडी आवाज में घना तिरस्कार व्यक्त किया। भाई, जब मैं पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूशन में प्रशिक्षण ले रहा था तो क्या वह बूढ़ा कुत्ता आपके साथ परेशानी की तलाश में था? चेन हाओ ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा हत्या के इरादे से भर गया। चेन शी ने अपना सिर हिलाया। चलो जल्दी से घर चलें। आज रात बूढ़ा कुत्ता वो घबराकर भाग रहा था, इसका कारण शायद हमारा घर ही हो सकता है। मेन कांग ने हृदय में प्रशंसा भरी आह भरी। वे केवल कुछ ही क्षणों के लिए मैनेजर वू के संपर्क में आए थे और चेन शी पहले से ही मोटे तौर पर यह पता लगाने में सक्षम थी कि मैनेजर वू इतनी दयनीय स्थिति में क्यों भाग रहा था। ऐसी बुद्धि और सोच को व्यवहारिक रूप से राक्षसी कहा जा सकता है। मेन कांग, लुओ चोंग, जब वे चेनशी के घर के सामने पहुंचे और किन होंग मिया को सीढ़ियों पर बैठे और लुओ चोंग को उनके पास सम्मानपूर्वक खड़े देखा तो मेन कांग चौंक गया और उसने आश्चर्य से कहा। ठीक उसी समय जब मेन कांग ने अपना मुंह खोला ही था, लुओ चोंग की आंखों से अचानक ठंडी रोशनी का एक गोला निकला और वह उसी क्षण आश्चर्य से चिल्ला उठा। जाहिर है वे दोनों एक दूसरे से काफी परिचित होंगे। जहां तक उनके रिश्ते का सवाल है, चेनशी इसका अंदाजा लगाने में असमर्थ थी। हालांकि उन्होंने अंततः एक बात की पुष्टि की, मैनेजर वू के भागने का निश्चित रूप से जनरल एस्टेट लुओ चोंग के आदेश के तहत इस नंबर 1 विशेषज्ञ से कुछ लेना देना था। मेन कांग, तुम अंततः पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलने को तैयार हो? क्या आज तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? लुओ चोंग एक बच्चे की तरह था जिसने अपना पसंदीदा खिलौना देख लिया हो। उसने मेन कांग को जलती हुई निगाहों से देखा और उसका लंबा शरीर अचानक युद्ध की मंशा से भर उठा। मैं व्यस्त हूँ। मेन कांग ने भावशून्य चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी थी, मानो उसे लुओ चोंग के हमले का जरा भी डर नहीं था। वास्तव में जब मेन कांग ने लुओ चोंग को देखा तो उसे हल्का से दर्द हुआ। दूसरों की नज़र में शायद लुओ चोंग जनरल एस्टेट का ग्रैंड कमांडर है जिसे केवल सम्मानित किया जा सकता है, लेकिन मेन कांग की नज़र में यह व्यक्ति बिल्कुल पागल था जो लड़ाई का आदी था। जब तक किसी को ऐसा प्रतिद्वंद्वी माना जाता रहेगा जिससे वह लड़ सकता है, तब तक वह आपसे उसी तरह चिपका रहेगा जैसे पारंपरिक औषधियां शरीर से चिपकी रहती हैं। जब तक कोई उससे सीधे तौर पर मुकाबला नहीं करता, तब तक वह इस व्यक्ति के उत्पीड़न से बचकर भागने में पूरी तरह असमर्थ होगा। मेन कांग लुओ चोंग से युद्ध करने से नहीं डरता था, लेकिन एक अभिमानी तलवार साधक के रूप में उसकी तलवार का प्रयोग युद्ध के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए किया जाता था और वह नहीं चाहता था कि उसकी तलवार किसी और के लिए सान बन जाए, इसलिए वह इस बात से सहमत होने में बिल्कुल असमर्थ था। ऐसा नहीं चलेगा, भले ही आप न चाहें, आपको आज सहमत होना ही होगा। तुम्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। इस समय लुओ चोंग एक पागल व्यक्ति से अलग नहीं था। उसने एक झंकार के साथ लंबे और संकीर्ण काले काले उन्मूलन ब्लेड को बाहर निकाला और एक भयानक आभा ने तुरंत मेन कांग को मजबूती से जकड़ लिया। यदि आपने हमला करने की हिम्मत की तो मैं जनरल एस्टेट को सूचित करने के लिए पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूशन का नाम इस्तेमाल करूंगा। जनरल एस्टेट के ग्रैंड कमांडर के रूप में वास्तव में सड़क पर परेशानी पैदा करना। मुझे आश्चर्य है कि जब जनरल किन को यह पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। मेन कांग के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था और वह बिना किसी जल्दबाजी के बोल रहा था। आप बेशर्म। लुओ चोंग के कोमल स्थान पर चोट लगी और वह क्रोध से भर गया। तुम बहुत बेशर्म हो। तुम हद से ज्यादा बेशर्म हो। लुओ चोंग और मेन कांग को झगड़ते बच्चों की तरह देखकर चेनशी और चेन हाओ एक दूसरे को देखने लगे और दोनों अवाक रह गए। क्या यह अभी भी जनरल एस्टेट के अधीन वह नंबर 1 विशेषज्ञ है जो पाइन मिस्ट सिटी में प्रसिद्ध है? क्या यह अभी भी वही व्यक्ति है जो पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूशन में नंबर 1 तलवार साधक के रूप में प्रतिष्ठित है? आप चेनशी हैं। चेनशी और चेन हाओ से भी अधिक शांत कोई था जिसने लुओ चोंग और मेन कांग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह स्वाभाविक रूप से जनरल एस्टेट की छोटी राजकुमारी थी जो तावीजों के ताओ किन होंगमियन की दीवानी थी। ओह, मैं हूँ। चेनशी अपने सदमे से उबर गया और किन होंगमियन का जायजा लिया। जब उसने देखा कि वह एक सुंदर और साफ सुथरी युवती थी तो वह उत्सुकता से भर गया। रात बहुत हो चुकी है, फिर भी वह मेरे घर के दरवाजे पर क्यों थी? और यहाँ तक कि लुओ चोंग जैसा विशेषज्ञ भी उनकी सुरक्षा कर रहा है। इंतजार, क्या ये हो सकता है कि वह जनरल की संपत्ति की छोटी राजकुमारी है जिसे किन होंगमियन बहुत प्यार करता है? मैंने अंततः तुम्हें पा लिया। किन होंगमियन खुशी से हंसी, फिर उसने एक छोटे और उत्तम 100 खजाने के थैले से तावीज़ों का ढेर निकाला और जल्दी से कहा, ये सभी आपके द्वारा तैयार किए गए तावीज़ हैं जिन्हें मैंने बाजार से खरीदा था। तावीज के चिन्हों की संरचना की अपनी शैली थी जो नवीन और रहस्यमय थी और इसकी शक्ति लगभग दोगुनी हो गई थी। मैं इसके पीछे का सिद्धांत जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इसे समझने में मदद कर सकते हैं? पाइन मिस्ट सिटी में लगभग सभी लोग जानते थे कि जनरल एस्टेट की छोटी राजकुमारी किन होंगमियन को ताबीजों के दाव की लत थी। इस समय जब उसने इस युवा लड़की को मुंह खोलते ही ताबीज और ताबीज के निशानों की संरचना के बारे में बात करते हुए सुना, तो चेनशी अंततः उसके सामने साफ सुथरी और सुंदर युवा लड़की की पहचान की पुष्टि करने में सक्षम हो गया। मैं तो केवल एक ताबीज बनाने वाला प्रशिक्षु हूँ। ऐसा लगता है कि मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ, है ना? किन होंगमियन की आंखें खुली की खुली रह गई और उसने निराशा में कहा, लेकिन ये सभी ताबीज आपके द्वारा बनाए गए थे। आप मेरी मदद करने में असमर्थ कैसे हो सकते हैं? चेनशी को वास्तव में समझ नहीं आया कि वह कैसे जवाब दे जब उसका सामना एक ऐसी युवा लड़की से हुआ जो ताबीजों के नशे में डूबी हुई थी और जिसके विचार शुद्ध थे तथा जो दुनिया के तौर तरीकों से दूषित नहीं थे। उसने एक क्षण सोचा, फिर किन होंगमियन के हाथों से एक ताबीज लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, फिर उसे थोड़ा सा मापा और पहचाना कि ये पृथ्वी कवच का एक ताबीज था जिसे उसने फुक्सी दिव्य प्रतिमा को समझने के बाद तैयार किया था। मैं वास्तव में इसके पीछे का कारण बताने में असमर्थ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता, बल्कि बात यह है कि मैं भी ये नहीं समझ पाया हूँ कि मैं ऐसी संरचना कैसे बना सकता हूँ। वास्तव में किन होंगमियन अपनी स्पष्ट और मासूम आंखों से भ्रमित और हैरान दिख रही थी। चेनशी ने सिर हिलाया। वह वास्तव में किन होंगमियन को धोखा नहीं दे रहा था। वे नए संस्करण के तावीज विशुद्ध रूप से उस असहज भावना का उत्पाद थे जो उसने तावीज बनाते समय महसूस की थी और वह अभी भी इसका विशिष्ट कारण नहीं जान पाया था।
वह किन होंगमिया के अनुरोध पर सहमत होने का साहस कैसे कर सकता था? ऐसा कैसे हो सकता है? किन होंगमिया ने अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ा और उसकी आंखें लाल हो गई तथा आंसू टपकने लगे। चेनशी बेहद स्तब्ध थी। बच्चा, क्या आप जानते हैं कि मेरे जनरल एस्टेट की यंग मिस पूरे एक दिन से यहाँ आपका इंतजार कर रही थी? जब लुओ चोंग ने किन होंगमिया को रोते देखा तो वह अचानक दौड़कर आया और धीमी आवाज में उसे डांटा, ये सोचना कि मैंने ली कबीले द्वारा भेजे गए 3 हत्यारों को मारने में तुम्हारी मदद की थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम, बच्चे, इतने निर्दयी और कृतघ्न होगे। चाचा लुओ, यह आपकी गलती नहीं है, यह मेरी है, किन होंगमिया ने रोते हुए धीमी आवाज में समझाया। उसका रूप कोमल और नाजुक था और कोई भी उसके प्रति कोमल और सुरक्षात्मक भावना से खुद को रोक नहीं पाता था। लुओ चोंग ये देखकर और भी क्रोधित हो गया। फिर उसने चेनशी को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, अगर तुम आज यंग मिस के अनुरोध पर सहमत नहीं हुई तो मैं तुम्हें बांधकर जनरल एस्टेट में ले जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत। चेन हाओ, जो अब तक कुछ नहीं बोला था, पहले बोला। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह लुओ चोंग को घूरकर चिल्लाया, मेरे भाई ने उसे नाराज नहीं किया, फिर आप किस आधार पर मेरे भाई को बांधकर जनरल एस्टेट में ला रहे हैं? एट नो विल बी नेट एट। चेनशी ने अपने भाई को रोका और चेन हाओ को आगे बोलने से रोकने के लिए अपना सिर हिलाया। फिर उसने किन होंगमियन पर अपनी नजर डाली और हल्की आवाज में कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैंने ये कैसे किया, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ। किन होंगमिया की आंखें चमक उठी जब उसने अपने आंसू पोंछे। मुझे लगता है कि अपनी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीक विकसित करने से तावीज़ों के ताव को बहुत अधिक लाभ होगा। चेनशी ने एक क्षण सोचा, फिर धीरे से बोला, विजुअलाइजेशन तकनीक। चेनशी ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि लुओ चोंग और मेन कांग दोनों एक साथ आश्चर्य से बोले। उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। चेनशी ने जब मेन कांग और लुओ चोंग के चेहरों पर स्तब्धता देखी तो वह कुछ उत्सुकता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या विजुअलाइजेशन तकनीक विकसित करने में कुछ गलत है? भाई, मैंने प्रशिक्षक मेन कांग को कहते सुना है कि आत्मा दर्शन तकनीक अत्यंत दुर्लभ है। पाइन मिस्ट सिटी में 3 से अधिक शक्तियों के पास विजुअलाइजेशन तकनीक नहीं है। विजुअलाइजेशन तकनीकें मूल्यवान हैं क्योंकि उन्हें जेड स्लिप्स या भौतिक लेखन और चित्रों के रूप में पारित नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय इसे मूल स्वामी द्वारा एक प्रकार की गुप्त तकनीक के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से पारित किया जाना आवश्यक है और इसे केवल एक व्यक्ति को ही हस्तांतरित किया जा सकता है तथा इसे व्यापक रूप से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि यह इतना दुर्लभ है। चेन हाओ ने चेनशी की उलझन को देखा और अपने कानों से धीमी आवाज में समझाया, हालांकि मैंने ये भी सुना है कि प्रचुर मात्रा में छिपे संसाधनों और भंडार वाले उन प्राचीन संप्रदायों के पास अलग अलग विजुअलाइजेशन गुप्त खजाने हैं जो उल्लेखनीय हस्तियों द्वारा अपने विचारों का उपयोग करके गढ़े गए हैं। इन विजुअलाइजेशन गुप्त खजानों के माध्यम से कोई भी विजुअलाइजेशन विधि को समझ सकता है, जैसे भटकती तलवार संप्रदाय का उत्कीर्ण तलवार पत्थर एक रहस्यमय विजुअलाइजेशन गुप्त खजाना है। चेनशी को अचानक समझ आ गई जब उसने अपने मन में फूक्सी दिव्य प्रतिमा को याद किया और अब उसे गहराई से महसूस हुआ कि यह मूल्यवान हो गई है। मैं जल्द से जल्द विजुअलाइजेशन तकनीक सीखूंगा। यदि मैं उस समय भी इन तावीज़ों की संरचना के रहस्य को समझने में असमर्थ रहा तो मैं फिर से आपकी तलाश में आऊंगा। किन होंगमियन ने अपनी छोटी मुठिया भींच ली और उसकी स्पष्ट आंखों से प्रज्वलित दृढ़ता की चमक निकल रही थी जब उसने मुड़कर जाने से पहले चेनशी की ओर हाथ हिलाया। मेन कांग, इस बार भूल जाओ, मैं अगली बार अवश्य ही तुमसे युद्ध करूंगा। जब लुओ चोंग ने किन होंगमिया को जाते देखा तो वह चेनशी से विजुअलाइजेशन तकनीक के बारे में पूछने में असमर्थ था। वह अनिच्छापूर्वक जाने से पहले मेन कांग को बुरी तरह घूरकर देखने लगा। पागल आदमी अंततः चला गया। मेन कांग ने जब उन दोनों को जाते देखा तो वह मुस्कुराया। फिर उसने मुड़कर चेनशी को अजीब निगाहों से देखा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतनी जल्दी आगे बढ़ गए, तो ये पता चलता है कि आपने एक विजुअलाइजेशन तकनीक विकसित कर ली है। शायद, चेनशी ने सहजता से उत्तर दिया और इस विषय पर और अधिक बात करने को तैयार नहीं थी। दृश्याकन तकनीक अत्यंत अद्भुत, अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है। भविष्य में इस बारे में किसी से बात मत करना, अन्यथा तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। मेन कांग मुस्कुराया, लेकिन चिंता मत करो, हालांकि लुओ चोंग एक पागल आदमी है, वह निश्चित एट नो विल बी नेट एट। चेनशी ने सिर हिलाया, लेकिन उसने मन ही मन अपने दिल में सोचा, इस दुनिया में ऐसी कोई दीवार नहीं है जिसमें दरार न हो। मैं भविष्य में इस विषय पर किसी से बात नहीं करूंगा। इस बार तो मैंने अपने लिए दुर्भाग्य का बीज बो ही दिया। अगले दिन मेन कांग ने चेन हाओ को ड्रैगन लेक सिटी के रास्ते पर कदम रखने के लिए साथ लिया। चेनशी पहले से ही अपने छोटे भाई के जाने के कारण दुखी और अनिच्छुक महसूस कर रहा था, इसलिए जब उसने देखा कि बाई वानकिंग जीशी को मेन कांग के साथ छोड़ने के लिए साथ ला रही है तो उसका मूड और भी उदास हो गया। भाई, चिंता मत करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा। आपको अपना भी अच्छे से ख्याल रखना होगा, मेरे बारे में चिंता मत करो। चेनशी, जिस दिन से मैं चेन हाओ को मेन कांग से मिलने लाया था, मैंने पहले ही उससे पाइन मिस्ट सिटी छोड़ने और उसके साथ ड्रैगन लेक सिटी लौटने का वादा किया था। तुम्हें अपना अच्छा ख्याल रखना होगा और अगर तुम ड्रैगन लेक सिटी जाओ तो आंटी बाई से जरूर मिलना होगा। बड़े भाई चेनशी, शी जा रही है। ये हरी नारंगी कैंडी है जो जीक्सी को सबसे ज्यादा पसंद है। हम दोनों इसमें से आधा आधा खाएंगे। इसे खाने के बाद आप जीक्सी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। अलविदा। चेन हाओ, आंटी बाई और जीक्सी की आवाजें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं, जबकि चेनशी अपने कमरे में बैठा हुआ काफी देर तक शून्य में देखता रहा। फिर उसने धीरे से अपने हाथ में एक सुंदर नोट खोला। चेनशी, साधना के शब्द में मृत्यु सर्वत्र छिपी हुई है। यदि आप आगे चलना चाहते हैं तो आपके पास एक दुर्जेय मार्शल शक्ति होनी चाहिए जो आपकी साधना से मेल खाती हो। जबकि कल रात जब हमने विस्तार से बात की थी तो मैंने देखा कि आपने कई वर्षों से मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है। मार्शल दाव में आपकी साधना अत्यंत सरल एवं सादी है और यह एक साधक के लिए सबसे बड़ी वर्जना है। यह अवश्य याद रखें कि मार्शल दाव में साधना ही युद्ध का आधार है। तलवार तकनीक, मुट्ठी तकनीक, कृपाण तकनीक, चाहे वह कोई भी मार्शल तकनीक हो, आपको अपना स्वयं का युद्ध पथ तलाशना होगा। केवल इसी तरह से आप एक सच्चे विशेषज्ञ कहलाने में सक्षम होंगे।
अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे मेनकान। नोट पढ़ने के बाद चेन शी ने एक लंबी सांस ली। चेन शी ने कल रात मेनकान, तलवार साधक जो पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूशन में सबसे शक्तिशाली था, के साथ लंबी बातचीत से बहुत लाभ उठाया था। उन्होंने समझ लिया कि यद्यपि उनकी साधना में प्रगति हुई, तथापि वे जो शक्ति लगा पा रहे थे वह केवल संतोषजनक ही थी। इसका कारण जानने पर पता चला कि अभी भी यही कारण था कि उन्होंने केवल अपने तावीज शिल्प और पाक कला पर ही ध्यान दिया था तथा युद्ध तकनीकों की साधना की उपेक्षा की थी। अब जब उसने वह नोट देखा जो मेनकांग ने विशेष रूप से उसके लिए छोड़ा था, उसी समय जब चेन शी ने कृतज्ञता महसूस की तो उसके दिल में एक वीर भावना पैदा हुई। अतीत में घर का खर्च चलाने और अपने छोटे भाई की ट्यूशन फीस भरने में मदद करने के कारण उनका सारा समय ताबीज बनाने और पाक कला सीखने में व्यतीत होता था और उनके पास मार्शल तकनीक सीखने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। अब चेन हाओ के चले जाने के बाद उसे केवल पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूशन की ट्यूशन फीस का भुगतान पूरा करना था और वह मार्शल तकनीकों को ठीक से सीखने के लिए कुछ समय निकाल सकता था। दुर्भाग्यवश मेरे चेन कबीले का सफाया हो गया और 1000 से अधिक मार्शल तकनीक की प्राचीन पुस्तकें नष्ट हो गईं। दादाजी हमारे शत्रुओं द्वारा घायल होने से पहले केवल एक साधना तकनीक वायलट स्काई आर्ट्स को ही बनाए रखने में सक्षम थे। यदि मैं मार्शल तकनीक सीखना चाहता हूं तो मुझे किसी संस्थान में प्रवेश लेना पड़ेगा। चेन शी अपने कमरे से बाहर जाने से पहले काफी देर तक चुपचाप सोचता रहा। झाक जनरल स्टोर। नए संस्करण के ताबीजों की बिक्री इतनी अधिक हो जाने के कारण कि इन दिनों ताबीज खरीदने के लिए लोगों में मची होड़ धीरे धीरे शांत हो गई है। लेकिन पहले की तुलना में झांक जनरल स्टोर की प्रतिष्ठा पहले से ही पूरे पाइन मिस्ट सिटी में गूंज चुकी है और ग्राहकों का दैनिक प्रवाह पहले की तुलना में कुछ गुना अधिक है। इन परिस्थितियों में बॉस झांक दायों को आत्मा पत्थर अर्जित करने में असमर्थ होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चाचा झाक। चेन शी ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। चेन शी की बात सुनकर काउंटर के पीछे सो रहे झाक दायों की आंखें अचानक खुल गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके अलावा 10 से अधिक ताबीज बनाने वाले प्रशिक्षु जो किनारे पर व्यस्त थे, उन्होंने अपनी गतिविधियां रोक दी और उनके चेहरों पर प्रशंसा और ईर्ष्या के भाव झलकने लगे। नए संस्करण के प्रथम श्रेणी के तावीजों के आगमन के कारण सभी तावीज शिल्प प्रशिक्षुओं को चेन शी से लाभ हुआ और उनके वेतन में काफी वृद्धि हुई। वे अब भी पहले की तरह चेन शी का उपहास और मजाक कैसे उड़ा सकते थे? तो क्या हुआ अगर वह एक बदकिस्मत है? जब तक वह सभी को लाभ पहुंचाने में सक्षम है, भले ही वह दुर्भाग्य के देवता का पुनर्जन्म क्यों न हो, तब भी यह उचित होगा कि सभी लोग मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करें। चेन शी इस पूरे समय क्लियर स्ट्रीम रेस्तरां के शांत कमरे में ही रह रहा था, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि बाजार में उसके नए संस्करण के तावीजों का किस हद तक स्वागत किया गया है, और उसे यह भी नहीं पता था कि उसे रहस्यमयी ग्रैंड तावीज मास्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसलिए उन्होंने सभी को थोड़ी जिज्ञासा भरी निगाहों से देखा और वहां उपस्थित अन्य लोगों की तुलना में उनका मूड काफी शांत था। झांक दा योंग के चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने चेन शी को एक सुंदर कमरे में आमंत्रित किया। फिर झांक दा योंग ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, बच्चे, तुम पूरे 15 दिन के लिए गायब हो गए और अभी भी तुम मुझे देखने की हिम्मत रखते हो। चेन शी शर्म से थोड़ा लाल हो गई। चाचा, पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ अन्य काम निपटाने थे और मैं कुछ समय के लिए उनसे दूर नहीं हो पाया था, इसलिए। ठीक है, तुम पहले से ही बड़े हो गए हो और तुम्हें अपने काम निपटाने हैं। चाचा समझ सकते हैं। झांक दायोंग ने हाथ हिलाकर ऐसा कहा जैसे उसे कोई आपत्ति नहीं है। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, इस बार आने से पहले आपने कितने ताबीज बनाए हैं? चेन शी ने अपना सिर हिलाया और विचार करते हुए कहा, चाचा झांक, मुझे डर है कि मैं भविष्य में तावीज नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मार्शल तकनीकों की खेती पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। झांक दायोंग स्तब्ध रह गया और काफी देर बाद ही अपने सदमे से उबर पाया। फिर उसने भावुक होकर आह भरी, मुझे पता था कि यह दिन आएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। चेन शी जब झांक जनरल गुड स्टोर से बाहर निकले तो उनका मूड थोड़ा जटिल था। यदि झांक दायोंग ने पिछले कुछ वर्षों में उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई होती, तो वह, उसका छोटा भाई और उसके दादा शायद बहुत पहले ही सड़क पर भिखारी बन गए होते। अब मार्शल तकनीकों की साधना के लिए उसके पास इस काम को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह थोड़ा शर्मिंदा होने से खुद को नहीं रोक सका। चाचा झांक, मैं, चेन शी, इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी। झांक जनरल स्टोर के साइनबोर्ड के सामने काफी देर तक खड़े रहने के बाद चेन शी की आंखों में दृढ़ता की झलक दिखाई दी और फिर वह दृढ़तापूर्वक मुड़कर वहां से चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अति सुंदर मंडप। पाइन मिस्ट सिटी में एक एक्विजिट पवेलियन एक प्रसिद्ध स्थान था जो खेती के तरीकों की बिक्री में विशेषज्ञता रखता था। निम्न श्रेणी की खेती के तरीकों से लेकर उच्च श्रेणी की खेती के तरीकों तक, इसमें वह सब कुछ था जिसकी कोई उम्मीद कर सकता था। इसने अनेक स्वतंत्र साधकों की आवश्यकताओं को काफी हद तक संतुष्ट किया तथा यहाँ तक कि कुलों और संस्थाओं जैसी शक्तियों की भी कमी नहीं थी जिनके साधक खजाने की खोज के लिए यहाँ आते थे। क्यूई शोधन के पहलू में मैं बैंगनी आकाश कलाओं की साधना कर रहा हूं जो कबीले में पारित की गई है, और शरीर शोधन के पहलू में मैं ब्रह्मांड स्टास्लेयर बॉडी फोर्जिंग तकनीक की साधना कर रहा हूं जो वरिष्ठ जीयू ने मुझे दी थी। अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मुझे किस प्रकार की मार्शल तकनीक सीखनी चाहिए? चेन शी वर्तमान में काउंटर के सामने खड़ा था और विभिन्न मार्शल तकनीक प्राचीन पुस्तकों के शानदार संग्रह को देख रहा था और यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि कहां से शुरू करें। वरिष्ठ, क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ साधना पद्धतियों के चयन में आपकी सहायता करूं? पास में खड़ी एक सुंदर महिला परिचारिका ने बात की और सुझाव दिया। चेन शी ने एक पल सोचा, फिर पूछा, आपके पास शरीर को निखारने की कौन सी मार्शल तकनीक है? महिला परिचारिका चौंक गई और उसकी आंखों में तिरस्कार की गहरी झलक दिखाई दी। पाइन मिस्ट सिटी में शवों को साफ करने वाले ज्यादातर निम्न स्तर के कुछ कुली थे जिनके पास न तो पैसा था, न ही शक्ति, और वे बेहद गरीब थे। इस समय जब उसने सुना कि चेन शी कुछ शरीर शोधन साधना पद्धतियां खरीदना चाहता है, तो महिला परिचारिका ने स्वाभाविक रूप से उसे एक दरिद्र समझा जो गरीबी में संघर्ष कर रहा था। जब उसने सुना कि चेन शी कुछ शारीरिक शोधन साधना विधियां खरीदना चाहता है, तो महिला परिचारिका ने स्वाभाविक रूप से उसे एक दरिद्र समझा जो गरीबी में संघर्ष कर रहा था।
शरीर परिष्कार के लिए बहुत कम साधना विधियां हैं, केवल लगभग 10 विधियां हैं, कृपया यहाँ देखें। महिला अटेंडेंट का रवैया बेहद ठंडा हो गया और उसने काउंटर के एक कोने की ओर इशारा करते हुए उसे सीनियर कहने की भी जहमत नहीं उठाई। टाइगर सबड्यूइंग क्लॉ, ड्रैगन फॉर्म फुटवर्क तकनीक, ग्रेट डायमंड सबड्यूइंग पाम, गोल्डन रॉक मूवमेंट तकनीक। चेन शी ने उन्हें एक एक करके पार किया और आश्चर्यचकित होकर कहा, हर एक की कीमत 100 से अधिक आत्मा पत्थरों की है और ये केवल बुनियादी शरीर शोधन मार्शल कौशल हैं। क्या कीमत थोड़ी अनुचित नहीं लगती? महिला परिचारिका के मन में और भी अधिक घृणा थी क्योंकि उसने उदासीनता से उत्तर दिया, ये सभी मूल्यवान मार्शल कौशल हैं जो मेरे उत्कृष्ट मंडप ने एक साथ इकट्ठा किए हैं। भले ही यह एक बुनियादी मार्शल कौशल है, ये बाजार में उन सामान्य मार्शल कौशल की तुलना में बहुत अधिक दुर्जेय है। अगर आपको लगता है कि यह महंगा है तो आप अन्य जगहों पर जाकर देख सकते हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, महिला अटेंडेंट मुड़कर चली गई और बुदबुदाते हुए बोली, अगर आप इसे खरीदने में सक्षम नहीं है तो कह दीजिए कि आप इसे खरीदने में सक्षम नहीं है, फिर भी शिकायत करते रहिए कि यह महंगा है। ये बॉडी रिफाइनर वास्तव में अनुचित सीमा तक घटिया है। चेन शी ने अपना सिर हिलाया और महिला परिचारिका के साथ इस बारे में बात करने में आलस से दिखाया। उसने 100 स्पिरिट स्टोन खर्च किए और ग्रैंड कोलैप्सिक फिस्ट खरीदा और अभी वह एक्सक्विजिट पवेलियन के दरवाजे से बाहर ही निकला था कि उसे पीछे से बुलाया गया। चेन शी, आवाज गहरी और शक्तिशाली थी। चेन शी ने मुड़कर देखा तो लंबा और शक्तिशाली लुओ चोंग अति सुंदर मंडप से बाहर निकल रहा था। ये 13 बॉडी रिफाइनमेंट जेड स्लिप्स है जो यंग मिस ने आपके लिए खरीदे हैं, इसे ले लो, लुओ चोंग ने कहा और चेन शी की ओर 100 खजाने का थैला फेंका और फिर मुड़कर एक बार फिर उत्तम मंडप में प्रवेश किया। क्या चल रहा है? चेन शी बेहद अचंभित था। फिर उसकी नजर अति सुंदर मंडप की ओर गई और उसने आश्चर्यजनक रूप से सादे पोशाक में किन होंगमियन को अपनी ओर हाथ हिलाते हुए देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले से ही सब कुछ देख लिया हो? ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा लुओ चोंग बिना किसी कारण के मेरे लिए कुछ शरीर परिशोधन जेड स्लिप्स क्यों फेंक देगा? लेकिन चेन शी इस उपहार को स्वीकार करने में असमर्थ था। जैसा कि कहावत है, बिना मेहनत के लाभ नहीं मिलता। वह उस पर यह एहसान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह एक बार फिर उत्तम मंडप में चला गया। हालांकि चारों ओर देखने के बाद उसने देखा कि किन होंगमियन बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। वरिष्ठ, मुझे माफ करें। महिला परिचारिका पास आई। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत भारी चोट लगी है। उसने धीमी आवाज में माफी मांगी जिससे निराशा और गहन श्रद्धा का भाव प्रकट हुआ और उसमें पहले वाली ठंडी और संदेहपूर्ण छवि का कोई निशान नहीं था। चेन शी ने एक्सक्विजिट पवेलियन से बाहर निकलने के बाद इधर उधर नहीं घूमा और जल्दी से क्लियर स्ट्रीम रेस्तरां की ओर बढ़ गया। बूढ़े आदमी मां मदद नहीं कर सके लेकिन थोड़ा संतुष्ट महसूस किया जब उन्होंने चेन शी को देखा जो एक दिन बाद ही वापस आ गया था। ये छोटा सा लड़का बुरा नहीं है, वह जानता है कि अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए और अपनी पाक कला को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं बंद कमरे में शांत वातावरण में साधना करना चाहता हूँ, चेन शी ने अपना अनुरोध रखा। यद्यपि मैनेजर वू की हत्या की योजना जो उसे निशाना बना दी थी लुओ चोंग द्वारा अनजाने में ही समाप्त कर दी गई थी, लेकिन चेन शी को जरा भी राहत महसूस नहीं हुई क्योंकि उसके दिल में खतरे की भावना कम होने के बजाय बढ़ गई थी। खुद की सुरक्षा के लिए उसके पास ताबीज बनाने का काम छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने अब से क्लियर स्ट्रीम रेस्तरां में रहकर युद्ध कौशल विकसित करते हुए अपनी पाक कला का अभ्यास करने की योजना बनाई। बूढ़े माँ को यह सुनकर और भी खुशी हुई। फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सारी सामग्री तैयार कर दूंगी। मैं वास्तव में उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आप 2 पत्ती वाली स्पिरिट शेफ बन जाएंगी। चेन शी ने मन ही मन राहत की सांस ली और सिर हिलाया, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। कुछ ही समय में चेन शी एक बार फिर शांत कमरे में आ गया और उसने चारों ओर पहाड़ियों के रूप में ढेर में रखी सामग्री को देखते हुए सोचा, इन सभी सामग्रियों के साथ मैं न केवल अपनी पाक कला को विकसित कर सकती हूँ बल्कि मैं अपने सच्चे सार को भी पुनः प्राप्त कर सकती हूँ और अपने शरीर को पोषण दे सकती हूँ। यहाँ शांति और सुरक्षा के साथ साथ मुझे बाहरी दुनिया से परेशान होने की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। यदि मैं रात में कुछ समय निकाल लूँ तो यहाँ मार्शल कौशल सीखना भी बहुत अच्छा है। चेन शी ने सामग्री को उनकी अलग अलग विशेषताओं और स्वाद के अनुसार अलग करना शुरू करने में देर नहीं की। पिछली बार के अनुभव के साथ चेन शी पहले से ही आसानी से ये काम पूरा करने में सक्षम लग रहा था और बहुत समय नहीं बीता था कि उसने सामग्री से भरे कमरे को बांटना भी समाप्त कर दिया था। इसके बाद वह चूल्हे के सामने आया और खाना बनाना शुरू कर दिया। चेन शी ने पहले ही अपनी पाक कला में 1 लीफ स्पिरिट शेफ का ग्रेड प्राप्त कर लिया था। चाहे चाकू चलाने का कौशल हो, आग पर नियंत्रण हो या सामग्री के स्वाद का संयोजन हो, उन्हें इन सभी की गहरी समझ थी। हालांकि यदि वह 2 पत्ती वाला स्पिरिट शेफ बनना चाहता था तो उसे ऐसे व्यंजन पकाने में सक्षम होना चाहिए जो जनजात क्षेत्र के साधकों को बहुत लाभ पहुंचा सके और इससे चेन शी के लिए काफी कठिनाई उत्पन्न हुई। वह भाग्यशाली था कि उसे बूढ़े माँ का समर्थन प्राप्त था, इसलिए चेन शी को सामग्री की कमी का सामना करने की जरा सी भी चिंता नहीं करनी पड़ी। वह असफल होने पर भी भयभीत नहीं था क्योंकि वह अपने पाक कला संबंधी दाव का मार्ग खोजने के लिए बार बार प्रयास करने में पूरी तरह सक्षम था। रसोई का चाकू बर्फ की तरह फड़फड़ाने लगा ताकि सामग्री तैयार हो सके। फिर चेन शी ने स्पिरिट की लपटों को नियंत्रित किया। जैसे ही उसने सामग्री को लोहे की कड़ाही में डाला और सावधानी से खाना पकाना शुरू किया, उसकी कलाई स्थिर और सुन्न थी तथा उसका भाव एकाग्र था। वह लोहे की कड़ाही और लोहे की करछूल को एक अजीब लय के अनुसार लगातार हिलाता था और विभिन्न सामग्रियां जलती हुई गर्म कड़ाही के भीतर लगातार घूमती रहती थीं, जैसे कि वे परत दर परत बाहर निकल रही हों और आंखों को बहुत अच्छा लग रहा था। चेन शी ने स्पष्ट रूप से देखा कि इस बार खाना पकाना पहले की तुलना में बहुत आसान और सहज लग रहा था और लोहे के काम के भीतर विभिन्न सामग्रियों पर होने वाले सभी सूक्ष्म परिवर्तन उसके दिल में समझे और आत्मसात किए गए थे। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं हर समय फुक्सी दिव्य प्रतिमा की कल्पना करता रहता हूँ। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब हुआ था जब मैंने नए संस्करण के तावीज बनाए थे। चेन शी लगातार आश्चर्य से चिल्लाता रहा क्योंकि अब उसे वह बात पूरी तरह समझ में आ गई थी जो विजुअलाइजेशन तकनीकों को मूल्यवान बना दी है। सिजल, ठीक उसके ध्यान भटकने के क्षण में लोहे की कड़ाही में रखी सामग्री पूरी तरह जल गई।
चेनशी ने जल्दी से अपने मन को एकाग्र किया और अपनी कल्पना को और अधिक बेलगाम नहीं होने दिया। फिर भी चेनशी ने पूरी दोपहर असफलता में बिताई। ऐसी परिस्थिति में इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उनके पास मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था और वे केवल परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखने के लिए स्वयं पर ही निर्भर रह सकते थे। जाहिर है यह एक बहुत ही कठिन बात थी। असफल सभी व्यंजन एक एक करके उसके पेट में ठूंस दिए गए। ये सबसे पहले असफलता के कारण का विश्लेषण करने के लिए था, और दूसरा ये कि भले ही वह इन सामग्रियों को ठीक से पकाने में असफल रहा, फिर भी उनमें बड़ी मात्रा में अवशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो उसके डेंटियन के भीतर प्रयुक्त सच्चे सार को पुनः भरने में सक्षम थी। चेनशी ने खाना बनाना तभी बंद किया जब रात हो गई और फिर ध्यान में पालथी मारकर बैठ गई। पूरे दोपहर तक पाक कला का अभ्यास करना उनके दिमाग के लिए बेहद थका देने वाला था। इस समय उन्होंने अभी ध्यान करना शुरू ही किया था कि उनका मन तुरंत ही सौम्य एवं शांतिपूर्ण अवस्था में पहुंच गया। स्वूश, उमड़ता हुआ सच्चा सार एक विशाल नदी की तरह था जो उसके पूरे शरीर में स्थित शिरोबिंदुओं के भीतर निरंतर बह रहा था। ये सच्चे सार तत्व उस आत्मिक ऊर्जा से संघनित थे जो चेनशी ने पूरे दोपहर में खाए गए पदार्थों में निहित थी और उसके शरीर में एकत्रित हो गई थी। वे असंख्य आत्मिक गोलियों के समान थे जो तेजी से शुद्ध सच्चे सार में परिवर्तित हो गए, जो उस समय उनके डेंटियन में प्रवाहित हो गए जब चेनशी ने अपनी साधना तकनीक प्रसारित की। 2 घंटे के बाद चेनशी अपने ध्यान से जागा और जब उसने देखा कि उसकी साधना स्पष्ट रूप से थोड़ी आगे बढ़ गई थी तो वह अपने दिल में प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। यदि वह इसी गति से साधना जारी रखे तो संभवतः वह 1 महीने के भीतर जन्मजात क्षेत्र के 9 स्तर तक आगे बढ़ने में पूरी तरह सक्षम हो जाएगा। जन्मजात क्षेत्र के 9 स्तर पर पहुंचने के बाद चेनशी को अपने डेंटियन के भीतर एक बैंगनी महल विकसित करने में सक्षम होने से पहले केवल पर्याप्त सच्चा सार इकट्ठा करने की आवश्यकता थी और फिर एक सच्चे साधक बनने के लिए अपने ताओ फाउंडेशन की स्थापना करनी थी, जिसने अमर साधना के मार्ग पर कदम रखा था। उस समय न केवल चेनशी आकाश में उड़ने में सक्षम होगा, बल्कि वह जादुई खजाने का उपयोग करने में सक्षम होगा और उसकी ताकत में एक बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन होगा। हालांकि यदि मैं परीक्षणों के स्वर्गीय शिखर के पहले स्तर को पार करना चाहता हूं तो मुझे इसी तरह अपने शरीर शोधन तकनीक में वायलेट पैलेस दायरे को प्राप्त करना होगा। अभी मैंने यूनिवर्स टास्लेयर बॉडी फोर्जिंग तकनीक का केवल 3रा स्तर प्राप्त किया है और मैं अभी भी प्रसवोत्तर क्षेत्र की पूर्णता तक साधना करने से 2 स्तर दूर हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब जन्मजात क्षेत्र में आगे बढ़ पाऊंगा। वायलेट पैलेस क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। चेनशी ने एक पल के लिए चुपचाप सोचा और फिर अपनी जेब से 100 खजाने का थैला निकाला। 100 खजाने का थैला किन होंगमियन द्वारा लुओ चोन को उपहार स्वरूप दिया गया था और इसके भीतर 13 बुनियादी शारीरिक शोधन साधना तकनीकें थीं। टाइगर सबड्यूइंग क्लॉ, ड्रैगन फॉर्म फुटवर्क तकनीक, ग्रेट डेमन सबड्यूइंग पाम और गोल्डन रॉक मूवमेंट तकनीक जो चेनशी ने उत्कृष्ट मंडप में देखी थी, वे सभी आश्चर्यजनक रूप से इसके भीतर थे। ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट के साथ, जिसे खरीदने के लिए उसने पहले 100 से अधिक स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे, कुल मिलाकर 14 बॉडी रिफाइनमेंट मार्शल कौशल थे। चेनशी एक दिन के भीतर 14 शारीरिक परिशोधन मार्शल कौशल प्राप्त करने पर बेहद उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका और उसने अधीरता से उन्हें ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। बाघ वशीकरण पंजा एक युद्ध कौशल था जो उंगलियों को संयमित करने में विशिष्ट था। इसकी चालें तीव्र और जोरदार थीं। इसकी भेदन शक्ति अत्यंत प्रबल थी तथा पत्थरों और लकड़ी को चकनाचूर करना उतना ही आसान था जितना सूखी शाखाओं को तोड़ना। ड्रैगन फॉर्म फुटवर्क तकनीक को स्लीपी ड्रैगन स्ट्रोल, स्विमिंग ड्रैगन स्ट्राइड, वायलेंट ड्रैगन स्ट्राइड, फ्लाइंग ड्रैगन स्ट्राइड, व्हाइट ड्रैगन बिजली स्टेप्स, लीपिंग ड्रैगन प्रांस, गोल्डन ड्रैगन आर्ट ग्रेसफुल स्टेप्स में विभाजित किया गया था। इन विभाजनों का लक्ष्य क्रमशः आगे की ओर कदम, आगे की गति, कूदने की गति, पीछे की ओर कदम, पीछे की ओर गति, पार्श्व गति, मुड़ने की गति और घुमावदार गति था। इन 8 सबसे बुनियादी आंदोलनों को स्वर्गीय ड्रैगन के 8 कदम भी कहा जाता था और इनमें अतुलनीय रूप से अद्भुत विविधताओं के साथ आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के फुटवर्क शामिल थे। महान दानव वशीकरण पाम ने मुहर बनाने के लिए हाथों का उपयोग किया। इसमें प्रबल और सघन शक्ति है तथा ये प्राण ऊर्जा और रक्त की शक्ति को भी सघन करने में सक्षम है। इससे हाथ रक्त की तरह चमकदार लाल हो गए तथा हथेलियों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वे चौंकाने वाली ताकत के साथ फटने लगी। गोल्डन रॉक मूवमेंट तकनीक अपनी तीव्र गति के लिए प्रसिद्ध थी, जो बिजली की तरह तीव्र थी। यह एक व्यापक रूप से प्रचलित हल्कापन तकनीक थी। जब उच्च स्तर तक साधना की जाती है तो व्यक्ति बिना किसी चोट के अपने ऊपर छोड़े गए 10,000 बाणों को तुरंत चकमा देने में सक्षम हो जाता है। लगातार कुछ मार्शल कौशलों को पढ़ने के बाद चेनशी को यह समझ में नहीं आया कि वह कैसे चुने, क्योंकि ऐसा लगता था कि प्रत्येक मार्शल कौशल उसकी जरूरत थी और ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे नापसंद था। इस प्रकार की अनुभूति अत्यंत पीड़ादायक थी, जैसे कि आपके सामने शानदार व्यंजनों से भरी मेज हो लेकिन यह पता न हो कि कहां से शुरू करें। आप किस बात से हिचकिचा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सबसे अधिक क्या सीखना चाहते हैं। कमरे में जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव समेटे एक आवाज गूंजी और उस आवाज के साथ जीव, जिसके खुर स्याही की तरह काले थे और जिसके सिर पर एक सींग था, अचानक कमरे में प्रकट हुआ। क्या आप बाहर आ सकते हैं? चेनशी को बहुत धक्का लगा। तुम्हें किसने बताया कि मैं बाहर नहीं आ सकता? वैसे भी यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वास्तव में क्या सीखना चाहते हैं। जीयू ने आलस से अपना सिर हिलाया। तभी एक काली रोशनी चमकी और वह पहले से ही एक सुंदर चाल ढाल और परिष्कृत आचरण वाले दुबले पतले चेहरे वाले बूढ़े आदमी में तब्दील हो गया। चेनशी स्तब्ध रह गई, फिर गहरी सोच में डूब गई। जीयू ने उसे परेशान नहीं किया, क्योंकि किस मार्शल कौशल को विकसित करना है, इसका चुनाव व्यक्ति की लड़ाकू शक्ति के स्तर से संबंधित था। कुछ लोग तलवार चलाने में निपुण थे, कुछ कृपाण चलाने में निपुण थे, और मुद्दे की बात यह थी कि यह देखा जाए कि इस प्रकार का युद्ध कौशल व्यक्ति के लिए उपयुक्त है या नहीं। लंबे समय के बाद चेनशी ने अचानक कहा, मैं सबसे मजबूत आक्रामक क्षमता और सबसे तेज भागने की क्षमता के साथ मार्शल कौशल सीखना चाहता हूँ। जीयू चौंका, फिर मन मन मुस्कुराया। आप मेरी राय सुनना चाहते हैं? चेनशी ने सिर हिलाया और खुले तौर पर अपने विचार व्यक्त किए। जहां तक उनका सवाल था, रहस्यमयी जीयू की उपस्थिति में उन्हें केवल यह बताने की जरूरत थी कि वह क्या चाहते हैं और विशेष जानकारी के लिए जीयू की बात सुनना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।
तुम बुरे नहीं हो। जी यू ने एक दुर्लभ प्रशंसा की, फिर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने गंभीरता से कहा, युद्ध कौशल में मजबूत और कमजोर के बीच कोई अंतर नहीं है। दैत्यदेव शरीर परिशोधकों के लिए आक्रमण उनकी दिव्य क्षमता और साधना तकनीकों में सन्निहित है। क्यूई परिशोधकों के लिए यदि केवल आक्रमण की तीव्रता और शक्ति के संदर्भ में, तो तलवार तकनीक स्वाभाविक रूप से नंबर 1 है। दिव्य क्षमताएं फियन गॉड बॉडी रिफाइनर्स के लिए अद्वितीय तकनीकें हैं, जैसे स्वर्गीय परिवर्तन और पर्वत परिवर्तन मुट्ठी। वे सभी दुर्जेय दिव्य क्षमताएं हैं जो पहाड़ों को जलाने और समुद्र को रक्तरंजित करने की शक्ति रखती हैं। सामान्यतः क्यूई शोधक इसे सीखने में असमर्थ होते हैं, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञ जो शरीर शोधक और क्यूई शोधक दोनों की तकनीकें जानते हैं, वे स्वाभाविक रूप से दिव्य क्षमताओं में निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह क्यूई शोधक जो तकनीक और गहन कलाएं उपयोग करते हैं, जिनमें मास्टर बनने के लिए सच्चे सार का उपयोग किया जाता है, उनकी भी अपनी भयानक शक्ति होती है, और जादुई खजाने या इसी तरह के हथियारों के साथ मेल खाते हुए उनकी ताकत को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि एक बात सार्वभौमिक रूप से उपयोग की जाती है, और वह यह है कि मार्शल कौशल या साधना पद्धति की परवाह किए बिना वे सभी आंदोलन तकनीकों के बिना ऐसा करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा आंदोलन तकनीक का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि आप आसानी से युद्ध के मैदान से खुद को मुक्त कर सकते हैं और खतरे में पड़ने की संभावना नहीं रहती। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सा मार्शल कौशल विकसित करना चाहिए, है ना? दिव्य क्षमता, तलवार तकनीक, आंदोलन तकनीक। चेन शी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। जी यू के विश्लेषण को सुनने के बाद उसे अचानक उस समस्या का ज्ञान हो गया जिसमें वह उलझा हुआ था, मानो वह ज्ञान से भर गया हो, जिससे उसे तुरंत समझ में आ गया कि वह क्या चाहता था। वह शरीर शोधन और क्यूई शोधन दोनों की दोहरी साधना कर रहा था। शरीर शोधन के पहलू में दिव्य क्षमताओं की साधना कर रहा था और मुख्य रूप से क्यूई शोधन के पहलू में तलवार तकनीक की साधना कर रहा था, जबकि आंदोलन तकनीकें उसके जीवन की रक्षा के लिए थीं। जी यू ने सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है, लेकिन अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने शरीर के बल प्रयोग कौशल को संयमित करें, क्योंकि यह सभी साधना तकनीकों का आधार है। एट नो विल बिन एट। जैसे ही वह बोल रहा था, जी यू चेन शी के सामने गया, फिर 14 Z स्लिप्स में से ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट चुनने के लिए नीचे झुका। ये खेती तकनीकें वास्तव में बकवास हैं, केवल यह खेती तकनीक तुलनात्मक रूप से व्यापक है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ खामियां हैं। मैं इसे बेहतर बनाने में आपकी मदद करूंगा। जी यू ने निर्णय करते हुए भौहें सिकोड़ी, फिर अपनी उंगली बढ़ाकर Z स्लिप को छुआ। थोड़ी देर बाद उसने चेन शी की ओर Z पर्ची फेंकने के लिए अपना हाथ उठाया। एक बार जब आप इस मुट्ठी तकनीक को इस हद तक विकसित कर लेते हैं कि आप सब कुछ स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो आपके लिए अपने शरीर के हर जोड़ के लिए बल प्रयोग कौशल को नियंत्रित करना पर्याप्त है। चेन शी को Z पर्ची मिली, लेकिन उसने उसे पढ़ने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने जमीन पर अन्य Z पर्चियों की ओर इशारा किया और पूछा, इन साधना तकनीकों के बारे में क्या मुझे इन्हें सीखने की जरूरत नहीं है? उनका मूल्य बहुत कम है, यदि आप उनकी खेती नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी यू ने अत्यंत निर्णायक ढंग से उत्तर दिया। चेन शी थोड़ा अनिच्छुक था, क्योंकि ये सभी मार्शल कौशल उसे किन होंगमियन द्वारा उपहार में दिए गए थे, और ये सभी मार्शल कौशल थे जो अब तक उसके पास थे। उन्हें इस तरह फेंक देना सचमुच थोड़ी सी दया की बात थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि उन्होंने अपनी साधना की दिशा निर्धारित कर ली थी, फिर भी उनके पास उचित साधना तकनीक की पुस्तकें नहीं थीं। जब उसने सोचा कि उसे अभी भी दिव्य क्षमता, तलवार तकनीक और आंदोलन तकनीक साधना तकनीक खरीदने के लिए आत्मा पत्थरों को खर्च करना होगा, तो उसे हल्का सिरदर्द महसूस हुआ। मेरी जेब फूली हुई नहीं है, चिंता मुझे मार डालेगी। इंतजार। क्या कोई पुराना राक्षस मेरे पास नहीं है जो लाखों वर्षों से रह रहा है? क्या अब भी इन समस्याओं के कारण मेरा सिर दुखता है? चेन शी की आंखें चमक उठी जब उसने अपना सिर उठाकर जी यू को देखा। जी यू ने चेन शी की जलती हुई निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके बगल में एक पन्ना हरे रंग की रतन कुर्सी प्रकट हो गई। तभी उसने कमर से इशारा किया और उसके हाथ में एक नीली लौकी आ गई। एक घनी शराब की खुशबू ऊपर की ओर तैरती हुई कमरे को सुगंधित गंध से भर रही थी। वह आलस से रतन कुर्सी पर लेट गया, फिर लौकी को मुंह में डाला, फिर शराब के कुछ घूंट गटक कर डकार ली, फिर संतुष्टि से आह भरी। मानव रूप में रूपांतरित होने के बाद मैं वास्तव में उन चीजों का आनंद लेने में सक्षम हूं जिनका मैंने पहले कभी आनंद नहीं लिया था। वरिष्ठ, आपको शराब पीना पसंद है? चेन शी ने पूछा। गलत, मुझे अच्छी शराब पीना पसंद है, जी यू ने सुधार किया, फिर मंद मंद मुस्कुराए। मुझे न केवल अच्छी शराब पीना पसंद है, बल्कि मुझे अच्छा खाना भी पसंद है। अगर आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं तो इन दो पहलुओं पर दें। सफलता की दर बहुत ऊंची है। चेन शी को अपने दिल में बहुत शर्म आ रही थी, फिर भी उसने मुंह से कहा, मैं तो बस पाक कला का प्रशिक्षण ले रहा था। यद्यपि मेरी कुशलता उन महान शेफों से कमतर है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मैं ऐसे व्यंजन बनाऊंगा जो आपको संतुष्ट कर देंगे। जहां तक अच्छी वाइन की बात है, पाइन मिस्ट सिटी में ड्रंकन पाइन वाइन नाम की एक वाइन है। इसका स्वाद मधुर होता है जो लगातार मुंह में घुलता रहता है, और यह संभवतः आपको संतुष्ट भी कर सकती है। जी यू को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ और उसने सिर हिला दिया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपकी पाक कला अच्छी है। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। मेरे जीवनकाल में मास्टर का अनुसरण करते हुए लड़ने और दुनिया को जीतने के लिए मुझे कोई विशेष लत नहीं थी, और मैं केवल अच्छे भोजन की इच्छा से बचने में असमर्थ हूँ। तो यह ऐसा ही है। चेन शी को अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन जब उसने सोचा कि जी यू केवल अच्छी शराब पीने और अच्छा खाना खाने के लिए प्रकट हुआ था, न कि केवल उसे मार्शल कौशल पर मार्गदर्शन देने के लिए, तो चेन शी यह सोचकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। वरिष्ठ जी यू, आप क्या खाना चाहते हैं? भुना हुआ मांस? ठीक है। चेन शी खड़ी हुई और विभिन्न सामग्रियों के पास चली गई, फिर स्वादिष्ट बनावट वाले कुछ राक्षस जानवर के मांस को चुनना शुरू कर दिया।
भुने हुए मांस की उत्कृष्टता पूरी तरह से ताजगी शब्द में निहित है। उनमें चीजों की बनावट स्वीकार्य नहीं है। मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगा। जब भुने हुए मांस का जिक्र हुआ तो जीयू तुरंत रतन कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जब वह बुदबुदाया तो उसकी निगाहें चमक रही थी। फिर उसने सहजता से अपना हाथ हिलाया। चेनशी की दृष्टि धुंधली हो गई और अगले ही पल वह एक घने जंगल में दिखाई दिया। चेनशी ने अपने आसपास की स्थिति को देखा और आश्चर्य और घबराहट में कहा, यह दक्षिणी बर्बर पर्वत श्रृंखला के भीतर है। गहरी अंधेरी रात में असंख्य बड़े पेड़ प्राचीन काल के वीर योद्धाओं की तरह दिख रहे थे, जिनके तने मजबूत थे, पत्ते घने थे और शाखाएं फैली हुई थीं। पेड़ों की चोटियों पर कटोरे के मुंह जितनी बड़ी घनी लताएं लटक रही थीं, जो देखने में अजगरों के शरीर लग रहे थे, जो अपनी पूंछों से नीचे लटक रहे थे। दूर स्थित पर्वत श्रृंखला जो उठती गिरती रहती थी, उसे पत्तियों और शाखाओं के बीच की दरारों से धुंधला धुंधला देखा जा सकता था। गर्जन, दूर से जानवरों की दहाड़ की आवाजें आ रही थीं, जिससे पूरे जंगल में अत्यंत खतरनाक माहौल बन गया। टकराना, जीयू अचानक हवा से प्रकट हुआ। फिर उसने लापरवाही से अपना हाथ घुमाया और एक नीले बालों वाला जंगली सुअर जो कि पूरे 500 किलो का था, जमीन पर गिर पड़ा और दुख से भयभीत और दयनीय चीखने लगा। जल्दी करो और मांस भून लो। जैसे ही वह बोल रहा था, जीयू एक बार फिर रतन कुर्सी पर लेट गया। फिर उसने लौकी उठाई और शराब के कुछ घूंट पी गया। उसने संतुष्टि से अपने होठों को चटकाया और एक उन्मुक्त तथा तनाव मुक्त भाव व्यक्त किया, मानो उसने उस पूरे अत्यंत खतरनाक जंगल को, जिसमें राक्षस जानवरों ने उत्पात मचा रखा था, अपना पिछवाड़ा मान लिया हो। चेनशी ने अब और भावना से आहें नहीं भरी और नीले बालों वाले जंगली सुअर को तैयार करने से पहले रसोई का चाकू उठा लिया। हिस कुछ ही देर बाद कैंप फायर भड़क उठा और भूनने के लिए रखे मांस के टुकड़ों से तेल बहकर कैंप फायर में गिरने लगा, जिससे फुफकारने जैसी आवाज आई। उसके बाद मांस की एक मोहक सुगंध फैली, जिससे मुंह में पानी आ गया। इतने सालों के बाद मुझे आखिरकार भुने हुए मांस का स्वाद चखने को मिला। जीव अब खुद को रोक नहीं सका और उसने रतन कुर्सी से उतरकर जलते हुए गर्म भुने हुए मांस का एक टुकड़ा उठाया और बड़े बड़े कौर चबाने लगा, और वह अभी भी भावना से लगातार आहें भर रहा था। चेनशी ने जब यह देखा तो उसे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस बार जब उसने नीले बालों वाले जंगली सुअर को भुना था तो उसे आत्मिक ऊर्जा के संयोजन की समस्याओं की परवाह नहीं थी। उसने केवल जीयू की स्वाद कलिकाओं को संतुष्ट करने के लिए स्वाद की स्वादिष्टता की खोज की थी। अपनी मुट्ठी तकनीक का अभ्यास शुरू करें। प्राकृतिक स्थिति में खड़े हो जाइए और अपने सार, ऊर्जा और आत्मा को स्वर्ग और पृथ्वी के अनुरूप बनाइए। यह मुट्ठी और लात मारने के कौशल को विकसित करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। एक कमरे में छिपकर साधना करने से इस प्रकार का प्रभाव प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीयू ने बड़े संतोष के साथ मांस खाया और शराब पी, और इसलिए उसने चेनशी को कुछ सलाह देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चेनशी वास्तव में यही चाहती थी। उन्होंने एक खाली जगह ढूंढी और वहां पैर मोड़कर बैठ गए, तथा उसके बाद उन्होंने ग्रैंड कोलैप्सिक फिस्ट का अभ्यास सावधानीपूर्वक सीखा। ग्रैंड कोलैप्सिक फिस्ट मूल मार्शल कौशल, मुट्ठी का बल खींचे हुए धनुष की तरह चलता है और वज्रपात की तरह फटता है। खींचे हुए धनुष की तरह चलना शक्ति संचय करने की प्रक्रिया है। शरीर एक खींचे हुए धनुष की तरह है जो पूरी तरह से संचित बल से शरीर के प्रत्येक जोड़ तक संचारित होता है। बिजली की तरह विस्फोट करना वह तकनीक है जिसमें बल लगाते समय ढहने वाले बल पर जोर दिया जाता है, जो कि बिजली की गड़गड़ाहट की तरह तुरंत और तेजी से विस्फोट कर देता है। इसे ही तात्कालिक बल और विस्फोटक बल भी कहा जाता है। बल प्रयोग करने पर शक्ति अपने मार्ग में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने में सक्षम होती है, और अपने शरीर को दूरी के रूप में उपयोग करने पर मुट्ठी का बल संघनित हो जाता है और पहाड़ों को गिराने में सक्षम होता है। इसके अलावा इस ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट को जीयू द्वारा सुधारा गया था, और मुट्ठी बल की बल परिश्रम तकनीक और भी बेहतर थी। मुट्ठी बल की शक्ति में भी गुणात्मक परिवर्तन आया और वह बुनियादी मार्शल कौशल के क्षेत्र से पूरी तरह अलग होकर उच्च स्तर पर पहुंच गई। चेनशी की समझ के अनुसार मार्शल कौशल की साधना को बुनियादी चरण, उन्नत चरण और एकता चरण में विभाजित किया गया था। वे क्रमशः निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के अनुरूप थे। उदाहरण के लिए ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट को लें तो ये मूल रूप से एक बुनियादी मार्शल कौशल था, और यदि इसे पूर्णता तक विकसित किया जाए तो चेनशी के बारे में केवल ये कहा जा सकता है कि उसने मार्शल दाव में बुनियादी चरण में महारत हासिल कर ली है। यदि चेनशी उन्नत स्तर प्राप्त करना चाहता था तो उसे साधना के लिए एक मध्यवर्ती स्तर का मार्शल कौशल चुनना होगा। हालांकि ऐसे लोग भी थे जिनमें आश्चर्यजनक प्राकृतिक प्रतिभा थी, जो मार्शल दाव में एक उच्चतर स्तर को समझने के लिए अपनी समझ और बुनियादी मार्शल कौशल पर निर्भर थे, लेकिन ऐसे उदाहरण अत्यंत दुर्लभ थे। वर्तमान साधना जगत में जब तक व्यक्ति की जेब भरी हुई है, या शायद वह ऐसे संप्रदाय में है जिसके पास गहन गुप्त संसाधन और भंडार हैं, वह थोड़े से प्रयास से ही उच्च कोटि की युद्ध कुशलता प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम है। टकराना। ठीक उसी समय जब चेनशी ने साधना करने का इरादा किया, जीयू ने उसे एक चट्टान के सामने बुलाया। फिर उसने चट्टान पर अपनी मुट्ठी मारी और कठोर चट्टान तुरंत मलबे के छोटे टुकड़ों में बदल गई। मलबे का आकार लांगन जैसा था तथा उनकी आकृतियां बिल्कुल एक जैसी थीं। जब वे जमीन पर बिखरे तो ऐसा लग रहा था जैसे मोतियों का ढेर हो। ये ग्रैंड कोलैप्सिक फिस्ट का पहला चरण है, जिसमें एक चट्टान को मोतियों में बदल दिया जाता है। जीयू एक बार फिर एक चट्टान के सामने पहुंचा और अपनी मुट्ठी से उस पर प्रहार किया। चट्टान तुरंत बारूद के ढेर में बदल गई। फिर उसने उस पर हल्के से फूंक मारी और बारूद अव्यवस्थित रूप से बाहर बहकर स्वाभाविक रूप से गायब हो गया। ये ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट का दूसरा चरण है, जिसमें चट्टान को चूर्ण में बदल दिया जाता है। जीयू एक बार फिर एक चट्टान के सामने पहुंचा और अपनी मुट्ठी से मारा, और एक धमाके के साथ चट्टान तीखी चट्टान की सुइयों में बदल गई, जिसने आकाश को ढक लिया। फिर उसने अपनी आस्तीन लहराई और पत्थर की असंख्य सुइयां हवा को चीरती हुई एक कान फाड़ने वाली सीटी की तरह निकली और पास के एक बड़े पेड़ से टकराई, जिससे तुरंत ही अनगिनत छोटी सुइयों के छेद हो गए। ये ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट का तीसरा चरण है, जिसमें एक चट्टान को सुइयों में बदल दिया जाता है। अब आपकी आत्मा प्रत्येक बीतते दिन के साथ मजबूत हो रही है। इसे विकसित करना मुश्किल नहीं होना चाहिए।
यदि आप तीसरे चरण को प्राप्त करने के लिए ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट की साधना करने में सक्षम हैं, तो आपके शरीर की चपलता और बल प्रयोग तकनीक दिव्य क्षमताओं, तलवार तकनीकों और आंदोलन तकनीकों की साधना के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उसके बोलने के बाद जीयू एक बार फिर रतन कुर्सी पर लेट गया, आनंद में मांस खा रहा था और शराब पी रहा था, और उसने चेनशी की ओर फिर से देखा भी नहीं। जबकि चेनशी बहुत पहले से ही जीयू की लगातार 3 मुट्ठियों की ताकत से उत्तेजित था, वह उत्तेजना से भर गया था, उसका पूरा शरीर लड़ाई की भावना से भर गया था। जब उसने जीयू की बात सुनी तो उसने जरा भी संकोच नहीं किया और एक रुख अपना लिया तथा शुरू से ही साधना शुरू कर दी। जैसा कि जीयू ने कहा था, चेनशी की आत्मा दिन रात फूक्सी दिव्य प्रतिमा के दर्शन करने से भयानक गति से मजबूत और विकसित हो रही थी। इन परिस्थितियों में ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट के हर कदम और हर रूप में होने वाले परिवर्तन एक कलकल करती धारा की तरह थे जो स्पष्ट रूप से और बिना किसी त्रुटि के उसके दिमाग में बह रहे थे। बहुत समय नहीं बीता था कि चेनशी अपनी मुट्ठी तकनीक के अभ्यास में डूब गया और खुद को तथा अपने आसपास की हर चीज को भूल गया। चेनशी के शरीर में हिंसक रूप से बहते खून की आवाज हल्की सी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बड़ी नदी बह रही हो। लेकिन उसके रक्त के विपरीत उसकी हृदय की धड़कन धीमी होती गई, लेकिन वह बहुत मजबूत थी। धमाकों की आवाजें ढोल की थाप की आवाज जैसी लग रही थी और इससे उसके पूरे शरीर का मांस, खून और त्वचा हिल रही थी। स्वूश! चेनशी ने यह नहीं देखा कि जब वह पहली तकनीक में डूबा हुआ था तो उसके ऊपर आकाश में असंख्य तारों के बीच एक नीला तारा असंख्य ठंडी, हानिकारक क्यूई बरसा रहा था, जो एक धारा की तरह उसके मांस, रक्त और त्वचा में बह रही थी और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर की नसों को दबा रही थी। चेनशी ने 3 घंटे बाद अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आकृति उछलकर बाहर आई और उसने अपनी मुट्ठी एक चट्टान पर मार दी। टकराना! चट्टान स्टील की तरह कठोर थी, केवल उसकी सतह पर कुछ दरारें थीं और भारी मात्रा में मलबा नीचे गिर गया। कितना कठोर पत्थर है, लेकिन मेरी मुट्ठी का बल भी स्पष्ट रूप से बढ़ गया है। इस गति के अनुसार मुझे 7 दिनों के भीतर एक चट्टान को मोतियों में बदलने वाले पहले चरण को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। चेनशी ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और जैसे ही उसने अपने खून की गर्जना की आवाज महसूस की जो उसके पूरे शरीर में उबल रही थी और उसके शरीर की नसें जो जैड की तरह लचीली और सफेद थीं, उसने सुखद आश्चर्य का एक और विस्फोट महसूस किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूनिवर्स टास्लेयर बॉडी फोर्जिंग तकनीक वास्तव में इतने कम समय में तीसरे स्तर को तोड़कर चौथे स्तर तक पहुंच जाएगी और मांसपेशियों को पृथ्वी के साथ कठोर बना देगी। शरीर को निखारने की उसकी धीमी गति की साधना हमेशा से चेनशी के दिल में एक गांठ बनी रही थी। क्योंकि उसके पास पहले से कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने केवल यूनिवर्स टास्लेयर बॉडी फोर्जिंग तकनीक का ही अभ्यास किया, लेकिन अपने शरीर को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करने के बारे में कभी नहीं सोचा। इस समय ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट की साधना से उसे जो लाभ प्राप्त हुए, उससे निस्संदेह उसे अपने शरीर को शीघ्रता से संयमित करने का रास्ता मिल गया था। सिद्धांत अत्यंत सरल है, यही मार्शल कौशल की खूबसूरती है। यह मार्शल दाव में साधना को मजबूत कर सकता है, बदले में शरीर को पोषण दे सकता है और शरीर के भीतर साधना के संचलन का उपयोग करके शरीर को संयमित करने के लिए ब्रह्मांड की हानिकारक क्यूई को आकर्षित कर सकता है। जीयू ने अपना सिर उठाया और उदासीनता से कहा। गड़गड़ाहट! चेनशी का पेट भूख से गुर्रा उठा। पहले मुट्ठी तकनीक का अभ्यास करने से उसके शरीर की सारी अतिरिक्त ऊर्जा पहले ही पूरी तरह खर्च हो चुकी थी। नीले बालों वाले जंगली सुअर का आधा हिस्सा अभी भी बचा हुआ था और चेनशी को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वह क्रॉस लेग बैठ गया और बड़े बड़े कौर निगलने लगा। शराब पियो! जीयू ने अपना हाथ उठाया और नीली त्वचा वाली लौकी चेनशी की ओर फेंक दी। चेनशी ने जीयू को जरा भी अजनबी नहीं समझा और उसने नीली त्वचा वाली लौकी को पकड़ लिया और बड़े चाव से कुछ घूंट पी गया। तीखी शराब उसके गले में प्रवेश करते ही एक मधुर और ताजगी भरी गर्म धार में बदल गई, फिर उसके शरीर के हर कोने में फैल गई। टकराना! ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के भीतर एक पत्थर फट गया हो और विशाल शुद्ध ऊर्जा उसके पूरे शरीर के भीतर टकराते हुए बाहर निकली, जैसे असंख्य स्टील के ब्रुश उसके रक्त, मांस, त्वचा और आंतरिक अंगों को बार बार धो रहे हों। चेनशी का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसके पूरे शरीर में तीव्र दर्द होने लगा, जिससे उसका चेहरा विकृत और भयावह हो गया। मैं भूल गया था कि इस शराब में जो ऊर्जा है वह बहुत भयानक है और उसके पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। जीयू थोड़ा चौंका, फिर उसने अपने माथे पर थपकी दी और फिर जोर से चिल्लाया, अपनी साधना तकनीक का प्रसार करो, अपना मन स्पष्ट रखो और चेतना बनाए रखो। चेनशी ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और वह अपने दांत पीसते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाता रहा। टकराना, टकराना! एट नो विल बिन एट ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके रक्त, मांस और त्वचा में अनगिनत उग्र सांड टकरा रहे हों। यह विशाल ऊर्जा, जिसमें तीव्र मदिरा का रूपांतरण हुआ था, अत्यंत हिंसक थी और उसे वश में करना कठिन था। इसके अतिरिक्त यह अत्यंत गर्म थी और इसे सहन करना कठिन था। चेनशी ने कई घंटों बाद इस सारी ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए पूरी तरह से अपनी सर्वोच्च इच्छा पर भरोसा किया। इस समय भोर होने से ठीक पहले का समय था। जब चेनशी खड़ी हुई तो भोर की पहली किरण घने पत्तों और शाखाओं के बीच से होकर नीचे गिरने लगी। उनका चेहरा बहुत ही दुबला पतला और लंबा था तथा उनके कपड़ों के नीचे स्पष्ट रूप से कोणीय मांसपेशियों के टुकड़ों पर जैड जैसी कोमल चमक की एक परत उभरी हुई थी। सुबह की रोशनी की बौछार में चेनशी का पुनर्जन्म हुआ प्रतीत हुआ और अब वह पहले वाली कमजोर शक्ल में नहीं रहा। शरीर के परिष्कार में जन्मजात क्षेत्र, चेनशी ने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया और उसका दिल बुरी तरह से हिल गया। 1 माह बाद दक्षिणी बर्बरीक पर्वत श्रृंखला के जंगल में गहरी रात। चेनशी के चेहरे पर एकाग्रता थी और जब उसने चट्टान पर प्रहार किया तो उसकी मुट्ठी पर एक सफेद रोशनी फैल गई। टकराना! चक्की के पाट के आकार का वह कठोर पत्थर फट गया और छिटक कर जमीन पर गिर पड़ा। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि सभी मलबे एक एक लांगन के आकार के थे और सभी मोतियों की तरह थे। इस समय चेनशी ने आश्चर्यजनक रूप से ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट के पहले स्तर को प्राप्त कर लिया था, एक चट्टान को मोतियों में बदल दिया था। इस प्रकार ये पता चला कि क्षण भर में विस्फोट करने वाला धहने वाला बल मांसपेशियों को मोड़ने, लपेटने और मसलने से संचित छिपे हुए बल को तुरंत संघनित करने के माध्यम से उत्पन्न होता है।
शरीर पूरी तरह खींचे हुए धनुष की तरह है और मुट्ठी एक तीर की तरह है जिसे बहुत कसकर खींचा गया है, और जिस क्षण वह बल लगाया जाता है उसे वास्तव में पतन कहा जाता है। चेन शी ने अपने आप से कहा, फिर एक बार फिर से उसी मुद्रा में आ गया और हर चाल और रूप को अपनाया। इस आधे महीने के दौरान उनका जीवन नीरस किंतु सार्थक था। दिन के समय वह शांत कमरे में अपनी पाक कलाओं का अन्वेषण करता था, रात में वह जीयू के साथ इस जंगल में ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट की साधना करने के लिए जाता था, जबकि वह ध्यान, शरीर को संयमित करने और फूक्सी दिव्य प्रतिमा की कल्पना करने पर ध्यान देता था। उन्होंने समय के प्रत्येक क्षण का पूर्ण उपयोग किया। कठिन साधना के इतने भारी बोझ के नीचे चेन शी के प्रभावशाली तरीके में चुपचाप परिवर्तन हुए। उसकी भौहों के बीच में जोश भरा हुआ था और वह एक बहुमूल्य तलवार की तरह था जिसके भीतर वध की तीखी आभा छिपी हुई थी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां रेखा दर रेखा और टुकड़ा दर टुकड़ा और भी अधिक स्पष्ट रूप से कोणीय हो गई थीं, और सतह पर जैद जैसी चमक फैल गई थी, मानो उसके भीतर असीम ऊर्जा समाहित हो। टकराना, टकराना, टकराना। उसकी मुट्ठी आसमान को चीरती हुई हवा में एक धीमी और तीखी आवाज निकली। यह हवा में कंपन की ध्वनि थी जो मांसपेशियों के भीतर एक निश्चित सीमा तक संघनित हो रही शक्ति के कारण उत्पन्न हुई थी। जब इस प्रकार का कंपन एक निश्चित डिग्री प्राप्त कर लेता है तो वह पहले से ही ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट के दूसरे स्तर को प्राप्त कर चुका होता है, एक चट्टान को चूर्ण में बदल देना। उस समय चट्टान पर मुट्ठी से प्रहार करने पर टूटे हुए टुकड़े बारूद की तरह हो जाते थे और हवा के साथ बिखर जाते थे। उसके शरीर से पसीना बहने लगा और भारी सांसों के साथ साथ मुक्का मारने से तेज हवा का झोंका भी आया, और यह झोंका जंगल के ऊपर हवा में काफी देर तक गूंजता रहा। 6 घंटे बाद चेन शी बुरी तरह थककर पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर की हर मांसपेशी दर्द कर रही थी और कमजोर थी, और वह अपनी एक उंगली भी हिलाने को तैयार नहीं था। वरिष्ठ जीयू, मेरी ची शोधन साधना अब जन्मजात क्षेत्र के एक स्तर पर पहुंच गई है और मेरी शरीर शोधन साधना पहले ही जन्मजात क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। इस गति के अनुसार आपको क्या लगता है कि मैं वायलेट पैलेस क्षेत्र कब प्राप्त कर सकता हूं? चेन शी ने अपना सिर घुमाकर जीयू की ओर देखा जो रतन कुर्सी पर लेटा हुआ था और हल्की आवाज में पूछा। जीयू हमेशा की तरह ही मांस खा रहा था और शराब पी रहा था। उसने जवाब दिया, कम से कम 1 साल, चाहे वह शैतानी शरीर शोधन का स्कूल हो या क्यूई शोधन का स्कूल। वायलेट पैलेस का विकास करना एक अत्यंत कठिन बाधा है। आपकी साधना पहले ही काफी तेजी से आगे बढ़ चुकी है, आपको इतनी हताशा में खेती करने की जरूरत नहीं है। चेन शी ने आह भरी, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर मैं निरंतर साधना नहीं करूंगा तो मैं कैसे मजबूत बनूंगा? जीयू ने ओह कहकर जवाब दिया, फिर अपने हाथ में शराब की बोतल उठाई और पूछा, क्या आप पीना चाहेंगे? चेन शी ने बार बार अपना सिर हिलाया, नहीं, शराब में निहित ऊर्जा बहुत भयानक है। भले ही मैं इसका उपयोग कर सकूं, लेकिन इसके कारण मैं 7 दिनों तक अपनी पहली तकनीक का अभ्यास करने में असमर्थ हो गया। इसके अलावा साधना में हुई तीव्र वृद्धि से मेरे प्रशिक्षण को कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए यदि मैं इसे नहीं पीता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तथ्य वास्तव में ऐसे ही थे, क्योंकि आधे महीने पहले लौकी के अंदर की मजबूत शराब के कुछ घूंट पीने से, हालांकि चेन शी की शारीरिक शोधन साधना एक ही बार में जन्मजात क्षेत्र तक पहुंच गई थी, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी बेहद स्पष्ट थे। उसकी ताकत में विस्फोटक वृद्धि के कारण वह अपने शरीर का कुशलतापूर्वक और आसानी से उपयोग करने में असमर्थ हो गया। अपनी नींव को अस्थिर होने से बचाने के लिए उसने अपने शरीर को एक बार फिर से कठोर बनाने के लिए मोटी अर्थ स्टार बेलेफुल क्यूई और शुद्ध वुड स्टार बेलेफुल क्यूई को आकर्षित करने के लिए 1 और आधे महीने का समय बिताया, और प्रक्रिया की कठिनाई ने चेन शी के दिल में एक डर पैदा कर दिया। जीयू ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, यह वास्तव में वैसा ही है जैसा आपने कहा था। अपनी साधना में बाधा डालने के लिए बाहरी शक्तियों की सहायता लेना आपकी नींव की स्थिति को अस्थिर करने का सबसे आसान तरीका है, और इससे भविष्य में उच्चतर क्षेत्र की ओर बढ़ते समय आपको आसानी से क्यूई विचलन का सामना करना पड़ेगा। हालांकि एक बार जब आप वायलेट पैलेस क्षेत्र प्राप्त कर लेते हैं और अपना दाओ फाउंडेशन स्थापित कर लेते हैं तो आपको इन समस्याओं के प्रकट होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में सिद्धांत अत्यंत सरल था और चेन शी ने भी इसे समझ लिया। वायलेट पैलेस को विकसित करने से पहले, चाहे वह प्रसवोत्तर क्षेत्र हो या जन्मजात क्षेत्र, वे दोनों वहां दाओ फाउंडेशन की स्थापना की तैयारी के लिए थे। केवल जब दाओ फाउंडेशन मजबूत और दृढ़ था तभी वह साधना के पथ पर आगे बढ़ने में सक्षम हो सका। यद्यपि बाह्य शक्तियों की सहायता से उनकी साधना तेजी से आगे बढ़ सकती थी, फिर भी ताओ की ओर भविष्य की यात्रा की तुलना में ये स्पष्ट रूप से लाभ की बजाय हानिप्रद था। वास्तव में यदि आप अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो लाइव लड़ाई निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प है। जीयू अचानक बोला, फिर धीरे से बोला, लड़ाई में प्रचुर अनुभव दुश्मन का सामना करते समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक विशेषज्ञ जो जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों से गुजर चुका है, वह अपने से उच्च साधना वाले प्रतिद्वंद्वी को भी चुनौती देने में सक्षम होगा। साधना में प्राप्त उपलब्धि यह नहीं दर्शाती कि व्यक्ति इस शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था। गहन युद्ध कौशल का स्वामी होना, किंतु रक्त और अग्नि के बीच सामंजस्य का अनुभव न होना, केवल दिखावटी लड़ाई ही कहलाएगी। चेन शी ने गहरी सहमति व्यक्त की। इस पर्वत श्रृंखला के जंगल में असंख्य राक्षस जानवर घूमते हैं, और जितना अधिक आप इसमें गहरे जाएंगे, राक्षस जानवर उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे। जंगल में दुर्जय ताकत वाले महान राक्षसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी वर्तमान ताकत के साथ आपके लिए प्रशिक्षण के लिए कुछ जन्मजात क्षेत्र के राक्षस जानवरों की तलाश करना बेहतर है। जीयू ने सुझाव देते हुए जंगल की गहराई की ओर इशारा किया। एक जंगली जानवर के पास बुद्धि आ जाने के बाद वह स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा को निगलने और अवशोषित करने में सक्षम हो जाएगा और एक राक्षस जानवर में परिवर्तित हो जाएगा। कठिन साधना से गुजरने के बाद यह मनुष्यों की तरह जन्मजात क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम होगा और अमरता की खोज के मार्ग पर आगे बढ़ना जारी रखेगा। रक्तवंश में अंतर के अनुसार राक्षस जानवरों को सामान्यतः राक्षस जानवरों और दिव्य जानवरों में विभाजित किया जाता था। जब साधारण राक्षस पशु जन्मजात क्षेत्र में साधना करते थे तो वे स्वतंत्र रूप से मानव रूप लेने में सक्षम थे, जबकि दिव्य पशुओं के लिए मानव रूप लेना अत्यंत कठिन था।
कुछ दिव्य जानवरों को मानव रूप लेने के लिए बैंगनी महल क्षेत्र प्राप्त करने की आवश्यकता थी, कुछ को इसके बजाय स्वर्ण क्षेत्र प्राप्त करने की आवश्यकता थी, और कुछ को तो और भी उच्चतर की आवश्यकता थी। हालांकि दिव्य जानवरों में आदिम राक्षसों का रक्तवंश था और वे बुद्धिमान और अत्यंत उच्च प्राकृतिक प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे। उनकी ताकत साधारण राक्षस जानवरों की तुलना में बहुत अधिक भयानक थी। एक जनजात क्षेत्र के महान राक्षस से लड़ो और उसे मार डालो। लगता है इतने दिनों में मैंने एक भी नहीं देखा। चेंशी चौंकने से खुद को नहीं रोक सकी। राक्षस जानवर से लड़ना मनुष्य से लड़ने से भिन्न नहीं था, और इसके विपरीत राक्षस जानवर का प्रभावशाली ढंग आमतौर पर मनुष्यों से बढ़कर होता है। राक्षस जानवरों के बीच एक जनजात क्षेत्र का बड़ा राक्षस जिसने अपने स्वयं के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, निश्चित रूप से हत्या और लड़ाई से धीरे धीरे बढ़ गया होगा। अपने युद्ध अनुभव के स्तर और क्रूरता के साथ यह आमतौर पर अपने प्रतिद्वंद्वी को इस हद तक भयभीत करने में सक्षम होता था कि एक ही नज़र में उनका सिर सुन्न हो जाता था, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी केवल अपनी 50% ताकत ही लगा पाता था। जीयू ने मुस्कुराते हुए जवाब में पूछा, उन्होंने यहाँ तक आने की हिम्मत की? उनके सहज स्वर में असीम अवमानना प्रकट हो रही थी। चेंशी को अचानक समझ में आ गया, वह लगभग भूल गया था कि जीयू उस जागीर की आत्मा थी जो 10 लाख वर्षों से वहां रहती थी, और उसका स्वरूप एक किलिन जैसा था जिसके खुर काले थे और सिर पर एक सींग था। यदि वे राक्षस जानवर निकट आने का साहस करते तो वे बस पिटने की ताक में रहते। चेंशी ने आगे कुछ नहीं कहा और अपने कपड़ों को ठीक करने से पहले अपनी शारीरिक शक्ति ठीक होने का इंतजार किया और सीधे जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। रात्रि के आकाश के नीचे जंगल अत्यंत अंधकार में और असामान्य रूप से शांत था। एक अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है, उतने समय तक आगे बढ़ने के बाद चेंशी का सामना एक राक्षस जानवर से हुआ जिसकी ताकत प्रसवोत्तर क्षेत्र के शुरुआती चरण में ही थी। हालांकि चेंशी सतर्क हो गया, क्योंकि सामान्य जनजात क्षेत्र साधक इस तरह के खतरनाक स्थान में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे और उनकी ओर से थोड़ी सी लापरवाही से उन्हें इन क्रूर और चालाक राक्षसों के हमलों का शिकार होना पड़ सकता था और उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। वह धीरे धीरे और भी गहरे चला गया और रास्ते में कुछ और राक्षस जानवरों को मार डाला। दुर्भाग्यवश इन राक्षस जानवरों की ताकत कमजोर थी और वे उसकी जरा सी भी रुचि नहीं जगा सके। वह एक बार फिर कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा, तभी चेंशी अचानक रुक गया और उसकी आंखों के नीचे आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। लड़ाई की आवाजें आ रही है। चेंशी की आत्मा उसी जैसी साधना करने वाले एक साधारण साधक की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी, और वह पहले से ही धीरे धीरे टूटने के कगार पर पहुंच रही थी। इससे वह उन गतिविधियों को भी पकड़ने में सक्षम हो गया जिन्हें सामान्य लोग नहीं देख पाते। इस समय वह दूर से आती युद्ध की अस्पष्ट आवाजों को सुनने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति पर ही निर्भर था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वास्तव में अभी भी ऐसे लोग होंगे जो देर रात को इस पहाड़ी जंगल में घुसने का साहस कर सकते हैं। चेंशी ने आवाज का पीछा किया और चुपचाप वहां पहुंच गई। आगे चट्टानों का एक खाली ढेर दिखाई दे रहा था। ऊपर से तारों की रोशनी उधार लेकर वह कुछ आकृतियों को चमकते हुए देख पा रहा था, और इसके अलावा भयावह जानवरों की दहाड़ की आवाजें भी आ रही थीं। जब वह अभी भी चट्टान के ढेर से 100 कदम दूर था, चेंशी ने एक सांस ली और फिर एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। फिर पेड़ की टहनी के भीतर छिप गया ताकि दूर के दृश्य को स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक अच्छा स्थान मिल सके। पत्थरों के ढेर के बीच में खाली जगह में पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई थी, और इस समय 2 पुरुष और एक महिला अपने हाथों में हथियार लहराते हुए एक विशाल राक्षस जानवर पर हमला कर रहे थे। इस राक्षस जानवर का आकार बाघ या तेंदुए जैसा था और इसका शरीर 7 मीटर से अधिक लंबा था। उसका फर चांदी के समान था और उसके अंग डंडों के समान मोटे और मजबूत थे। उसके पूरे खूनी मुंह में आरी के आकार के तीखे नुकीले दांत भरे हुए थे और उसके पंजे 1 मीटर लंबे तथा चाकुओं जैसे तीखे थे। ये एक वयस्क सिल्वरविन तेंदुआ था जिसकी ताकत प्रसवोत्तर अवस्था में पूर्णता चरण के बराबर थी। इसके तीखे पंजे चाकुओं जैसे थे और इसकी गति हवा की तरह अत्यंत तीव्र थी, तथा ये छिपकर हमला करने में अत्यंत कुशल था। लोगों में सबसे अधिक भय इस बात से था कि सिल्वरविन तेंदुए के तीखे पंजों में बहुत विष होता था, और यदि संक्रमित व्यक्ति का समय पर उपचार न किया जाए तो उसके शरीर में स्थित मेरिडियन जलकर नष्ट हो जाएंगे और व्यक्ति अपंग हो जाएगा। चेंशी ने तीनों लोगों की आस्तीन पर लाल पत्ती का डिजाइन देखा और उसके दिमाग में एक निम्न संस्थान का नाम आया, रेडलीफ इंस्टीट्यूशन। रेडलीफ इंस्टीट्यूशन पाइन मिस्ट सिटी के इंस्टीट्यूशन जिले के भीतर स्थित था। ये स्काई स्टार इंस्टीट्यूशन के निकटवर्ती क्षेत्र में था और इसके 300 से अधिक शिष्य थे। अनेक संस्थानों के बीच इसकी ताकत शीर्ष 10 में स्थान पाने में सक्षम थी। जिस बात के बारे में लोग सबसे अधिक चर्चा करते थे वह था रेडलीफ इंस्टीट्यूशन के डीन येक्यू, जो कृपाण से दाव की साधना करते थे। उन्होंने जो रेडलीफ सेबर तकनीक बनाई वह सीधी और सरल थी, और इसमें कुशल चालों को पराजित करने के लिए सरल चालों का प्रयोग किया गया था। ग्रेड के विभेदन के अनुसार इसे पहले से ही उच्च श्रेणी का मार्शल कौशल कहा जा सकता है। माना जाता है कि येक्यू की ताकत इतनी अधिक थी कि वह जनरल एस्टेट लुओ चोन के आदेश के तहत नंबर 1 विशेषज्ञ से भी लड़ने में सक्षम था। सिल्वरविन तेंदुए पर संयुक्त रूप से हमला करने वाले 3 लोगों की ताकत अधिक नहीं थी, लेकिन उनका सहयोग काफी मौन था और उन्हें एक प्रकार की संयुक्त आक्रमण कला विकसित करनी चाहिए थी। तीनों कृपाणें बारिश की तरह बरसी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक अभेद्य कृपाण जाल बुन दिया हो जिसने सिल्वरविन तेंदुए को एक कोने में इस हद तक मजबूती से फंसा दिया कि वह केवल संघर्ष कर सकता था और मौत का इंतजार कर सकता था। मृत्यु को आमंत्रित करना। बीच में खड़ा नीले कपड़े पहने युवक ने अचानक जोरदार आवाज में चिल्लाया जब उसने देखा कि सिल्वरविन तेंदुआ घायल होने की परवाह किए बिना हमला करना चाहता है। उसने तुरंत 3 कृपाण हमले किए जो हवा में सीटी की तरह गूंज उठे, और तेज और भयंकर कृपाण ऊर्जा ने सिल्वरविन तेंदुए को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। एट नो विल बिन एट। उसके साथियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के अचानक हमला बोल दिया, और कृपाण की चमकदार और तीखी रोशनी बारिश की बूंदों की तरह सिल्वरविन तेंदुए की ओर बढ़ रही थी। इसके पीछे ऊंची और सीधी खड़ी कठोर चट्टानें थीं, इसलिए इसके पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ठीक नहीं है। जब उसने देखा कि सिल्वरविन तेंदुए को मौके पर ही मार दिया जाने वाला है, तो पेड़ के शिखर पर छिपे चेंशी को लगा कि कुछ गड़बड़ है।
वह सिल्वरविंड तेंदुआ बहुत शांत है, भले ही वह एक निराशाजनक स्थिति में फंस गया हो, फिर भी उसकी निगाहें शांत और क्रूर हैं, और कभी-कभी ठंड और आत्मसंतुष्टि का भी संकेत देती हैं। वहां घात लगा हुआ है। चेन शी की आत्मा कितनी मजबूत थी। जिस क्षण उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, उसने तुरंत देखा कि चट्टानों के चारों ओर की छाया के भीतर 10 से अधिक मजबूत जानवरों की आकृतियां चुपचाप आ रही थीं। गर्जन, गर्जन, गर्जन। 10 से अधिक जानवरों की दहाड़ की ध्वनियां एक साथ मिलकर घने रात्रि आकाश में आक्रमण के शंख की तरह गूंज रही थीं। ओह नहीं, जूनियर भाई को, जूनियर बहन डुआन, अपने आसपास सावधान रहो। नीले कपड़े पहने युवक का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने लगातार उठती गिरती जानवरों की दहाड़ की आवाजें सुनी, और उसने सिल्वरविंड तेंदुए पर हमला करना बंद कर दिया तथा अपनी छाती के सामने कृपाण रखकर रक्षात्मक मुद्रा में आ गया तथा स्वयं को सावधानीपूर्वक तैयार किया। लगभग उसी समय जब नीले कपड़े पहने युवक ने बोलना समाप्त किया, अन्य पुरुष और महिला ने नीले कपड़े पहने युवक के पास इकट्ठा होने से पहले अपने हमले रोक दिए, और उनके चेहरे पहले से ही भयभीत थे। बूश, बूश, बूश। जानवरों की दहाड़ के साथ 10 से अधिक सिल्वरविंड तेंदुए चट्टान के ढेर के चारों ओर प्रकट हुए और उन तीनों को एक घेरे में पूरी तरह से घेर लिया। गर्जन। सिल्वरविंड तेंदुआ, जो लगभग एक कोने में धकेल दिया गया था और मारा गया था, बिना किसी जल्दबाजी के एक समान चाल से जानवरों के समूह में खड़ा हो गया, फिर उसने उन तीनों का सामना किया और एक आत्मसंतुष्ट दहाड़ लगाई। अरे, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम इस गंदे जानवर के घात में फंस जाएंगे। नीले कपड़े पहने युवक की अभिव्यक्ति अत्यंत भद्दी थी। इस दृश्य को देखते हुए वह ये कैसे नहीं समझ पाया कि पहले वाला सिल्वरविंड तेंदुआ केवल चारा था और वह उन तीनों को यहां तक लाना चाहता था। दूसरे आदमी का चेहरा गोल और आंखें छोटी थीं और उसकी भौहों के बीच अपरिपक्वता छिपी थी। उसने भयभीत और कांपती आवाज में पूछा, वरिष्ठ भाई लू, क्या करना चाहिए? काय करते? एक अकेले सिल्वरविंड तेंदुए की ताकत प्रसवोत्तर क्षेत्र में पूर्णता चरण के बराबर थी, और इस समय उनके चारों ओर 10 से अधिक सिल्वरविंड तेंदुए थे। अपनी साधना के कारण उनके पास जीत की थोड़ी सी भी संभावना नहीं थी। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? हम पहले से ही इन गंदे जानवरों से पूरी तरह घिरे हुए हैं। हमारे लिए भागना बिल्कुल असंभव है। वरिष्ठ भाई लू ने शांत भाव से उत्तर दिया। वह भी अपने हृदय में बहुत चिंतित था, क्योंकि वे दक्षिणी बर्बर पर्वत के जंगल में थे और रात भी बहुत हो चुकी थी। इस प्रकार उनके लिए सहायता मांगना असंभव था। वरिष्ठ भाई लू, वरिष्ठ भाई को, मुझे खेद है। ये सब मेरे कारण है। यदि यह मेरे लिए सिल्वरविंड तेंदुए की खाल, फर और तीखे पंजे प्राप्त करने के लिए नहीं होता, तो आप दोनों को ऐसे खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। मैं बाद में उन्हें वहां से हटा दूंगा और तुम दोनों मौके का फायदा उठाकर भाग जाना। पास खड़ी युवती नाजुक और सुंदर थी, फिर भी दुबली और कमजोर थी। जब वह बोल रही थी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके चेहरे पर अत्यंत पश्चाताप और अफसोस झलक रहा था। जूनियर सिस्टर डुआन, बकवास मत करो, वरिष्ठ भाई लू ने जोरदार आवाज में चिल्लाकर कहा। फिर उसने अपने हाथ में लंबी कृपाण उठाई और ठंडे स्वर में कहा, हम एक साथ हमला करेंगे। एक जानवर को मारना एक जानवर को मारना है। अगर हम मर भी गए तो साथ साथ मरेंगे। सही। डीन हमेशा कहते हैं कि यदि आप केवल खतरे का सामना करने पर ही भागने के बारे में सोचते हैं, तो आप अपने पूरे जीवनकाल में एक सच्चे कृपाण साधक नहीं बन पाएंगे। मैं वरिष्ठ भाई लू का समर्थन करता हूँ। कनिष्ठ भाई को ने बोलते समय अपने दांत पीस लिए। उसके चेहरे का भय गायब हो गया और उसका अपरिपक्व गोल चेहरा दृढ़ और क्रूर भाव से भर गया। वरिष्ठ भाई, जूनियर सिस्टर डुआन ने बोलना शुरू किया, लेकिन फिर रुक गई। वह इस हद तक हिल गई कि वह बोलने में असमर्थ हो गई। मारना। वरिष्ठ भाई लू हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने अपने बगल में जूनियर भाई और जूनियर बहन को देखा, और फिर उनके चेहरे पर घनी हत्या की मंशा प्रकट हुई, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में लंबे कृपाण के साथ विस्फोटक ढंग से चिल्लाया, पहले सिल्वरविंड तेंदुओं पर हमला किया। मारना। कनिष्ठ भाई को और कनिष्ठ बहन डुआन उसके ठीक पीछे चल रहे थे, युद्ध की तीव्र इच्छा के साथ अपनी लंबी तलवारें कसकर पकड़े हुए। गर्जन। 10 से अधिक सिल्वरविंड तेंदुए जब अपने शिकार को अभी भी अंतिम संघर्ष करते हुए देखते हैं, तो वे बाहर निकल आते हैं, और जब वे अपने 1 मीटर लंबे तीखे पंजों को वरिष्ठ भाई लू के 3 लोगों के समूह की ओर झपटने के लिए लहराते हैं, तो उनकी मजबूत आकृतियां रात के आकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं। ये 3 लोग खतरे में हैं। चेन शी चुपचाप दूर से हो रही लड़ाई को देख रहा था, और जब उसने रेडलीफ इंस्टीट्यूशन के 3 शिष्यों को देखा जो जानवरों के समूह के भीतर भूसे की तरह संघर्ष कर रहे थे, तो उसने उन तीनों की एक दूसरे को न छोड़ने के साहस और सौहार्द के लिए बहुत प्रशंसा की। आह! दर्द की एक तीखी चीख सुनाई दी, क्योंकि सिल्वरविंड तेंदुए ने उनके बचाव में अंतराल के दौरान एक अवसर का फायदा उठाया था, और उसके तीखे पंजे ने जूनियर भाई को की छाती पर 2 गहरे घाव कर दिए थे। जूनियर भाई क्यों? वरिष्ठ भाई लू ने जोरदार आवाज में कहा। वह जूनियर भाई को बचाना चाहता था, लेकिन उसके सामने खड़े 3 सिल्वरविंड तेंदुए लगातार उसे परेशान कर रहे थे, जिसके कारण वह खुद को मुक्त करने में असमर्थ था, और उसका चेहरा क्रोध और उदासी से विकृत हो गया था। वरिष्ठ भाई क्यों? वरिष्ठ भाई लू के साथ जल्दी से चले जाओ। वरिष्ठ भाई लू ने देखा कि जूनियर भाई को सिल्वरविंड तेंदुए द्वारा मार दिया जाने वाला था, लेकिन उसने एक धीमी सी चीख सुनी और जूनियर बहन डुआन ने अपने सामने हुए हमले की अनदेखी करते हुए जूनियर भाई को के पास सिल्वरविंड तेंदुए पर अपनी कृपाण घुमाए। जब वरिष्ठ भाई लू ने देखा कि जूनियर बहन डुआन अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए जूनियर भाई को बचाने जा रही है, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह अनजाने में ही घबरा कर चिल्ला पड़ा, जूनियर बहन। बूश, बूश, बूश। 3 सिल्वरविंड तेंदुओं ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपने तीखे पंजों से पीछे से जूनियर सिस्टर डुआन पर हमला कर दिया। वरिष्ठ भाइयों, मैं अगले जन्म में भी आपकी छोटी बहन बनना चाहती हूँ। जूनियर सिस्टर डुआन को पता था कि मृत्यु निकट है, और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। छोटी बहन, छोटी बहन। उसके दोनों बड़े भाइयों की उग्र दहाड़ उसके कानों में पड़ी, जिससे उसे खुशी के साथ साथ दुख भी हुआ, और उसने मन ही मन कहा, मुझे आश्चर्य है कि मैं कब उनकी आवाज फिर से सुन पाऊंगी। टकराना, टकराना, टकराना। अचानक भारी और नीरस आवाजें गूंजने लगी, जैसे 500 किलोग्राम का रेत का बोरा आसमान से गिरकर जमीन पर आ गिरा हो, और उसमें जानवरों की दयनीय चीखें भी शामिल थीं।
मैं मरा नहीं हूँ। जूनियर सिस्टर डुआन ने पूरी तरह से हैरानी में अपनी आंखें खोली और जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो उसे लगा कि वह सपना देख रही है। अचानक एक अपरिचित युवक उसके सामने आ खड़ा हुआ। युवक का शरीर दुबला पतला और लंबा था तथा चेहरा सुंदर और दृढ़ था। वह चुपचाप वहां खड़ा था, मानो वह एक अविचल पर्वत हो जिसके कारण कोई भी व्यक्ति सुरक्षित और सहज महसूस करने से नहीं बच सकता था। तीन दुखी सिल्वरविंड तेंदुए जो दुख में चिल्ला रहे थे। चौंका देने वाली बात थी कि युवक के पैरों के नीचे थे। वह युवक वास्तव में चेंशी था और उसने उन्हें बचाने का कारण बहुत सरल था। तीनों के शीर्ष पर रहते हुए जब उन्होंने देखा कि जूनियर सिस्टर डुआन अपने साथी को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है तो वह इस सौहार्द से बहुत प्रभावित हुए जो धातु और पत्थर की तरह मजबूत था। वह कैसे देख सकता था कि वह सिल्वरविंड तेंदुए के तीखे पंजों के नीचे मर रही है। ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट अपेक्षा के अनुरूप ही दुर्जेय है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं सिल्वरविंड तेंदुओं के इस समूह को अकेले ही मारने में पूरी तरह सक्षम हूं। हमला करने से पहले चेंशी ने कभी नहीं सोचा था कि उसे 3 सिल्वरविंड तेंदुओं के शरीर की सभी हड्डियों को तोड़ने के लिए केवल 3 घूंसे की आवश्यकता होगी। इस समय जब उसने उन 3 सिल्वरविंड तेंदुओं को देखा जो लड़ने की अपनी क्षमता खो चुके थे तो उसके हृदय में प्रबल आत्मविश्वास जागृत हुआ। गर्जन। चेंशी के अचानक प्रकट होने से सिल्वरविंड तेंदुए समूह के हमले कुछ क्षण के लिए रुक गए। जब उन्होंने देखा कि उनके साथी फर्श पर पड़े हुए बुरी तरह चिल्ला रहे हैं और खड़े होने में असमर्थ हैं, तो इन सिल्वरविंड तेंदुओं की क्रूरता पूरी तरह से जाग उठी और उन्होंने अपने विरोधियों को चिल्लाते हुए छोड़ दिया और चेंशी की ओर दौड़ पड़े। इसे लाओ। चेंशी की आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी और सीधे उन पर झपटने से पहले उसका शरीर डगमगाया। टकराना। धनुष जैसा शरीर, तीर जैसी मुट्ठी। चेंशी ने अपनी मुट्ठी से वार किया और चारों दिशाओं में तेज हवाएं चलने लगीं। सिल्वरविंड तेंदुआ एक गेंद की तरह था जिसे छड़ से उड़ाया गया था और वह 30 मीटर दूर एक चट्टान में बुरी तरह से जा टकराया तथा फिर खड़ा नहीं हो सका। चेंशी सिल्वरविंड तेंदुए से निपटने के लिए एक ही चाल का सफलतापूर्वक उपयोग करने के बाद एक पल के लिए भी नहीं रुके। फिर वह एक तरफ झुक गए और सामने से उन पर हमला करने वाले हमले से बचने के लिए अपनी कमर को झुका लिया। उसकी दाहिनी कोहनी बिजली की तरह बाहर निकली और उसने अपने हमलावर के पेट पर जोरदार मुक्का मारा। पू एट नो विल बिन अटैट। उसका हाथ सीधे सिल्वरविंड तेंदुए के पेट में घुस गया जिससे एक कटोरे के आकार का खूनी छेद हो गया और खून से लथपथ आंतरिक अंग छलककर नीचे बहने लगे। चेंशी ने लाश को दूर फेंकने के लिए अपना हाथ हिलाया और फिर एक बार फिर दूसरे सिल्वरविंड तेंदुए पर झपटा। इस समय चेंशी के सीने में युद्ध की भावना उमड़ पड़ी। जब उनकी ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट ने पहला स्तर प्राप्त कर लिया और एक चट्टान को मोतियों में बदल दिया तो उनकी दोनों मुट्ठियों में उनके शरीर और ट्रू एसेंस दोनों की दोगुनी ताकत समाहित हो गई और वे 150,000 किलोग्राम के 2 कुल्हाड़ी के हथौड़ों के समान थीं। जब सिल्वरविंड तेंदुए पर हमला होता तो उसके पूरे शरीर की हड्डियां टूट जाती और वह मौके पर ही मर जाता। चेंशी जितना अधिक लड़ता उतना ही अधिक उत्साहित महसूस करता। इससे पहले वह हमेशा अकेले ही साधना करता था और अपनी ताकत को परखने का तरीका था अपनी मुट्ठी से चट्टान को तोड़ना। इसकी तुलना उस खतरनाक हमले से कैसे की जा सकती है जो उसकी जान ले सकता है तथा उसे बिना किसी रोक टोक के अपनी पूरी ताकत लगाने की अनुमति देता है। इस तरह की अनुभूति अपने हमशक्ल से मिलने जैसी थी। उसकी युद्ध की इच्छा निरंतर बढ़ती गई। जितना अधिक वह लड़ता गया उतना ही अधिक क्रूर होता गया। उन्होंने फुर्तीले और तेज ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट को संयमित किया और इसमें और भी अधिक निपुण और दक्ष बन गए। चेंशी के शामिल होने के साथ ही रेडलीफ इंस्टीट्यूशन के 3 शिष्य एक साथ इकट्ठे हो गए थे। उन पर दबाव तुरंत बहुत कम हो गया, यहाँ तक कि वे हस्तक्षेप करने में पूरी तरह से असमर्थ थे और केवल आज्ञाकारी रूप से एक तरफ खड़े हो सकते थे। इस समय जूनियर भाई क्यू अपने आप को दिल से प्रशंसा करने से रोक नहीं सका क्योंकि उसने चेंशी को देखा जो रात के कफन के नीचे एक युद्ध देवता की तरह था जो कुशलतापूर्वक और आसानी से सिल्वरविंड तेंदुओं को लगातार मार रहा था। इतना दुर्जेय, क्या ये ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट है? यह वास्तव में ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट है, लेकिन यह एक साधारण ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट की चालों की तुलना में अधिक सरल और प्रभावी प्रतीत होता है। न केवल ताकत एक स्तर बढ़ गई है बल्कि इसकी ताकत भी बेहद चौंकाने वाली है। वरिष्ठ भाई लू का निर्णय बहुत तेज था, लेकिन अपनी साधना के कारण वह अभी भी चेंशी की मुट्ठी तकनीक की गहराई को देखने में असमर्थ थे। फिर भी वह अभी भी अपने दिल में प्रशंसा करने से नहीं रोक सका और उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि चेंशी की मुट्ठी तकनीक को बहुत जल्द उन्नत चरण में प्रवेश करना चाहिए। उन्नत चरण, यह एक ऐसा चरण है जिसमें केवल वायलेट पैलेस रियल साधक ही महारत हासिल कर सकते थे। वरिष्ठ भाई लू को इस बात पर हैरानी हुई कि युवक की साधना बैंगनी महल विकसित करने लायक स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी। क्या चल रहा है? क्या ये हो सकता है कि यह व्यक्ति किसी महान संप्रदाय का अनुयायी हो? मुझे आश्चर्य है कि यह आदमी कौन है। हमारे पाइन मिस्ट सिटी की युवा पीढ़ी में मैंने उनके जैसे किसी दुर्जेय व्यक्तित्व के बारे में कभी क्यों नहीं सुना। कनिष्ठ भाई को ने अपनी छाती पर लगी चोटों को साफ करते हुए प्रशंसा से कहा। कौन सा आदमी? अपने शब्दों का ध्यान रखे वरिष्ठ भाई को, इस वरिष्ठ ने हमारी जान बचाई है। जूनियर सिस्टर डुआन ने जूनियर भाई को गुस्से से भूरा। वरिष्ठ भाई लू मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि जूनियर सिस्टर डुआन के हृदय में वह युवा पहले से ही अथाह साधना वाला एक बूढ़ा राक्षस बन चुका है। साधना जगत में जब तक कोई व्यक्ति बैंगनी महल का विकास कर लेता है और ताओ फाउंडेशन की स्थापना कर लेता है तब तक न केवल उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा बल्कि उसके जीवन काल में भी गुणात्मक वृद्धि होगी। कुछ महान साधक कम से कम कुछ 100 वर्षों तक जीवित रहने में सक्षम थे और कुछ तो हजारों वर्षों तक जीवित रहने में भी सक्षम थे। इसलिए जब किसी अपरिचित साधक के सामने जो उच्चतर साधनाओं का स्वामी हो आते थे तो लोग सामान्यतः उस अपरिचित साधक को वरिष्ठ कहकर पुकारते थे। टकराना। चेंशी ने आखिरी सिल्वरविंड तेंदुए को उड़ते हुए देखा। फिर उसने चारों ओर देखा और जमीन लाशों से भरी हुई थी। उसने असंतोष में अपने होठों को चटकाया और फिर पीछे मुड़कर जाने का इरादा किया। इन सिल्वरविंड तेंदुओं में सबसे शक्तिशाली के पास केवल प्रसवोत्तर क्षेत्र के पूर्णता चरण तक की शक्ति थी और वह पहले से ही अपनी लड़ाकू आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ था।
इसके अलावा भोर होने में अभी केवल 6 घंटे बाकी थे और भोर का मतलब यह भी था कि वह पाक कला का प्रशिक्षण लेने के लिए एक बार फिर शांत कक्ष में लौट आएंगे। इसलिए उसे अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करना था और अपने जीवित युद्ध अनुभव को संतुलित करने के लिए एक सच्चे जन्मजात क्षेत्र के महान दानव की खोज करनी थी। साथ ही दाववादी, कृपया प्रतीक्षा करें। उसकी और उसकी छोटी बहन और छोटे भाई की जान बच गई थी। वरिष्ठ भाई लू अपने उद्धारकर्ता को जाते हुए नहीं देख सके, इसलिए उन्होंने जल्दी से उनका पीछा किया। लू शाओकोंग आगे बढ़े और सम्मानपूर्वक कहा, मैं रेडलीफ इंस्टीट्यूशन का लू शाओकोंग हूँ। ये मेरे कनिष्ठ भाई को चेंग और कनिष्ठ बहन डुआनयंग है। मेरे जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद साथी दाववादी। क्या मैं साथी दाववादी का नाम पूछ सकता हूँ और आप कहाँ रहते हैं? जब हम पाइन मिस्ट सिटी वापस आएंगे तो मैं निश्चित रूप से शानदार उपहारों के साथ आपका एहसान चुकाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैंने केवल एक उंगली उठाई। इस दक्षिणी बर्बर पर्वत के जंगल में राक्षस जानवर बेरोक-टोक घूमते हैं। आप सभी को जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। चेंशी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन अपनी पहचान बताने को तैयार नहीं था। फिर वह चला गया। लू शाओकोंग के 3 लोगों का समूह अचंभित था और यह देखकर कि चेंशी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और रात के आकाश के आवरण में गायब होने वाला था, डुआनयंग ने अचानक कहा, वरिष्ठ, क्या आप कुछ बड़े राक्षसों का शिकार करने के लिए दक्षिणी बर्बर निषिद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे हैं? मेरे पास एक नक्शा है, शायद यह आपके काम आ सके। दक्षिणी बर्बर निषिद्ध क्षेत्र, नक्शा? चेंशी दंग रह गया और अचानक उसने अपने कदम रोक दिए। निषिद्ध क्षेत्र का मतलब था कि वहां प्रवेश वर्जित था। साधना जगत में वह अस्तित्व जिसे निषिद्ध क्षेत्र कहा जा सकता है, आमतौर पर एक ऐसा स्थान होता है जो अत्यंत खतरनाक होता है। दक्षिणी बर्बर निषिद्ध क्षेत्र बिल्कुल ऐसा ही था। पाइन मिस्ट सिटी के साधकों के लिए दक्षिणी बर्बरीक पर्वत श्रृंखला के उस पूरे 50,000 किलोमीटर क्षेत्र में न केवल विभिन्न अत्यंत डरावने महान राक्षस रहते थे, बल्कि वहां का वातावरण भी खतरनाक और जटिल था। ये एक युद्ध क्षेत्र की तरह था जिसमें शैतान खुलेआम घूमते थे और यह ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई साधक अकेले साहस के साथ प्रवेश कर सके। दक्षिणी बर्बरीक निषिद्ध क्षेत्र दक्षिणी बर्बरीक पर्वत श्रृंखला के 100,000 विशाल पहाड़ों के बीच स्थित था। चेंशी बचपन से ही पाइन मिस्ट सिटी में रह रहा था और उसने एक बार दक्षिणी बर्बर निषिद्ध क्षेत्र के बारे में अफवाहें सुनी थी। इस समय जब उसने सुना कि यदि वह थोड़ा और आगे बढ़े तो वह दक्षिणी बर्बर निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उसने जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यदि वह दक्षिणी बर्बर पर्वतों के बाहरी क्षेत्र में राक्षस जानवरों का शिकार करता और उन्हें मारता तो वह अपने जीवन की सुरक्षा की गारंटी दे सकता था, लेकिन यदि वह निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता जहां बड़े राक्षस बेरोक-टोक घूमते थे, तो शायद यह इतना आसान मामला नहीं होता। हालांकि डुआनयंग द्वारा बताए गए नक्शे ने चेंशी को याद दिलाया, यदि उसके पास दक्षिणी बर्बर निषिद्ध क्षेत्र का नक्शा होता तो वह उन खतरनाक स्थानों का चक्कर लगाने में पूरी तरह सक्षम होता, उन स्थानों से बचता जहां वे डरावने बड़े राक्षस रहते थे और अपने इच्छित लक्ष्य की तलाश करता। डुआनयंग ने जब चेंशी को रुकते देखा तो वह जल्दी से उसके पीछे गई, फिर सम्मानपूर्वक कहा, वरिष्ठ, हम तीनों ने यहाँ आने का साहस केवल इसलिए किया क्योंकि मेरे पास एक नक्शा है जो मेरे पूर्वजों द्वारा मुझे सौंपा गया था। इसमें दक्षिणी बर्बर निषिद्ध क्षेत्र के भीतर भौगोलिक वातावरण और राक्षस जानवरों के वितरण का विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि आप इस जगह से अपरिचित हैं तो मैं आपको रास्ता दिखाने में मदद कर सकता हूँ। चेंशी मूल रूप से ये जानने के लिए उत्सुक था कि ये 3 लोग, जिनकी साधना केवल प्रसवोत्तर क्षेत्र के पूर्णता चरण के आसपास थी, वास्तव में इतने साहसी कैसे हो सकते हैं कि रात में दक्षिणी बर्बर पर्वत के जंगल में सिल्वरविंड तेंदुओं का शिकार करने का साहस कर सकें। अब जब उन्होंने डुआनयंग द्वारा बताए गए मानचित्र के बारे में सुना तो उन्हें अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं एक जनजात क्षेत्र के महान दानव का शिकार करना चाहता हूँ, चेंशी ने सच कहा, क्योंकि वह डुआनयंग की राय सुनना चाहता था। जनजात दायरे बड़ा दानव, लू शाओकोंग, कोचेंग और डुआनयंग सभी ने ठंडी सांस ली और बेहद हैरान हो गए। जनजात क्षेत्र के साधकों की तुलना में राक्षस जानवर जिन्होंने जनजात क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनगिनत वर्षों तक तपस्या का अनुभव किया था, न केवल मानव रूप लेने में सक्षम थे, बल्कि उनके पास आमतौर पर ऐसी साधनाएं थीं जो साधकों की तुलना में अधिक गहरी और अधिक ठोस थीं। अपने जीवन भर वध के बपतिस्मा के साथ एक जनजात क्षेत्र का बड़ा दानव उसी साधना के एक साधक पर हावी होने में पूरी तरह सक्षम था और वास्तव में बहुत ही दुर्जेय था। और यह वास्तव में इसी वजह से था कि जब उन्होंने सुना कि चेंशी अकेले ही एक जनजात क्षेत्र के बड़े राक्षस का शिकार करना और उसे मारना चाहता है, तो उनके दिलों में आघात कल्पना से परे था। वरिष्ठ, निषिद्ध क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में स्पिरिट केव झील नामक एक स्थान है और एक 2 सिर वाला वायलट राइनो बड़ा दानव जो जनजात क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के आसपास की ताकत रखता है, उस स्थान पर रहता है। इसकी त्वचा और हड्डियां मानो इस्पात से बनी हों और इसमें असीम शक्ति और चौंकाने वाली प्रतिरक्षा होती है, लेकिन यह गति में अच्छा नहीं है। यदि आप जनजात क्षेत्र के किसी बड़े दानव का शिकार करना और उसे मारना चाहते हैं तो ये 2 सिर वाला बैंगनी गेंडा बड़ा दानव अत्यंत उपयुक्त है। डुआनयंग ने एक जेड पर्ची निकाली और उसमें से थोड़ा सा देखा, फिर उसके नाजुक और सुंदर चेहरे पर उत्साह की एक झलक दिखाई दी और उसने तेजी से कहा, भले ही आप इसे हराने में असमर्थ हों, फिर भी आप सुरक्षित रूप से भाग सकते हैं। स्पिरिट केव झील, 2 मुंह वाला बैंगनी गेंडा बड़ा राक्षस। वर्तमान में मेरे पास जनजात क्षेत्र के एक स्तर पर क्यूई शोधन शक्ति है और मेरा शरीर शोधन पहले से ही जनजात क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। इस प्रारंभिक चरण के जनजात क्षेत्र वायलेट राइनो महान दानव से निपटना बेहद उपयुक्त है। चेंशी ने एक पल सोचा और सीधे पूछा, स्थान कहाँ है? मैं तुम्हें ले चलूंगा। डुआनयंग के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, हम तीनों ने प्रसवोत्तर क्षेत्र की पूर्णता प्राप्त कर ली है। एक और हम इस बार दक्षिणी बर्बर पर्वत के जंगल में सिल्वरविंड तेंदुए के तीखे पंजे, फर और त्वचा को इकट्ठा करने आए थे, और दूसरी ओर हम राक्षस जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने के माध्यम से अपनी ताकत को शांत करने में सक्षम होने की भी आशा करते हैं, क्योंकि हम जनजात क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम होने की आकांक्षा रखते हैं।
वरिष्ठ, सीधे मना मत करो। डुआन यंग ने चेन शी के बोलने का इंतजार नहीं किया और अपनी बात जारी रखी। चिंता मत करो सीनियर, हम तीनों सीनियर के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके विपरीत, यदि सीनियर को कोई खतरा हो तो हम भी मदद कर सकते हैं। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि सीनियर हमें जनजात क्षेत्र की लड़ाई देखने की अनुमति दें। चेन शी मुश्किल स्थिति में था। अगर वह उन तीनों को ले जाता तो भी चेन शी को खतरे की स्थिति में उनकी देखभाल करनी पड़ती और यह बहुत थका देने वाला था। यदि वह सहमत नहीं होता तो उसे स्पिरिट केव झील का स्थान नहीं पता था, और यदि वह आंख मूंद कर उसकी खोज करता तो उसे एक भयानक राक्षस का सामना करना पड़ सकता था और यह अत्यंत ही अनुचित था। वरिष्ठ, हमें भी साथ ले चलो। जीवन मरण भाग्य पर छोड़ दो। अगर हमें सचमुच ऐसे खतरे का सामना करना पड़े जिसका सामना हम नहीं कर पाए तो सीनियर को हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ सीनियर, हमें भी साथ ले चलो। लू शाओकोंग और को चेंग ने चेन शी को संबोधित करने का तरीका बदल दिया और उत्सुक आंखों से चेन शी को देखने लगे। पागलपन, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रेडलीफ इंस्टीट्यूशन के सभी अनुयायी वास्तव में इतने पागल थे। वे अभी अभी खतरे से बचकर आए थे और वे फिर से अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी साधना में प्रगति करना उनके जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है? आई डोंट नो विल बिन अटैक्ड। यद्यपि वह ऐसा ही सोचता था, परंतु आत्मज्ञान की एक किरण चुपचाप उसके हृदय में उतर गई। यदि आप पागल नहीं हुए हैं तो आपने जीवन नहीं जिया है। साधक दाव की खोज के लिए स्वर्ग की अवहेलना करते हैं। उनके जैसे दृढ़ विश्वास ही दाव के बीज बोने के लिए आवश्यक थे। अंत में चेन शी ने उन तीनों को अपने साथ शामिल करने पर सहमति दे दी। लू शाओकोन के 3 लोगों का समूह बेहद उत्साहित था। वे जमीन पर पड़े 10 से अधिक सिल्वरविन तेंदुए के शवों से निकाले गए कुछ तीखे पंजे, फर और त्वचा को चेन शी के साथ साझा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया। तीखे पंजे, फर और खाल उसके किसी काम के नहीं थे और इसे साथ लाना उसके लिए केवल बोझ ही होगा। धूपबत्ती जलने के समय के बाद चेन शी के समूह को रास्ते में घबराहट महसूस हुई, लेकिन फिर भी वे सुरक्षित रूप से एक छोटी पहाड़ी पर पहुंच गए। वरिष्ठ, कृपया देखिए। डुआन यंग ने आगे की ओर इशारा किया। स्पिरिट केव झील वहां पर है। चेन शी ने दूर तक देखा तो एक विशाल और असीम झील दिखाई दी जो 5 किलोमीटर की दूरी पर शांतिपूर्वक लहरा रही थी। रात्रि के आकाश से चमकते तारों की किरणों के नीचे झील के ऊपर एक स्वप्न सी छटा दिखाई दे रही थी। रात्रि का कोहरा ऊपर की ओर फैल रहा था, जहां विभिन्न रूपों के असंख्य राक्षस जानवरों को हरे भरे जलीय पौधों के बीच तैरते हुए देखा जा सकता था, और 30 मीटर चौड़े पंखों वाला एक पक्षी झील के ऊपर उड़ रहा था। यह राक्षस जानवरों की दुनिया थी। ये स्पिरिट केव झील है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में इतना सुंदर होगा। चेन शी ने मन ही मन सोचा। वरिष्ठ, 2 सिर वाला बैंगनी गेंडा झील के तल पर बीच में रहता है। डुआन यंग ने धीमी आवाज में और अधिक सम्मानजनक तरीके से समझाया। यहां तक आते समय हालांकि उसके पास एक नक्शा था, फिर भी उन्हें राक्षस जानवरों के कई हमलों का सामना करना पड़ा। इन राक्षस जानवरों की ताकत बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वे सभी खुद को छिपाने और छिपकर हमला करने में माहिर थे। यदि चेन शी लगातार उन्हें पहले से ही नोटिस करने और इन राक्षस जानवरों को मौके पर ही मारने में सक्षम नहीं होती, यदि केवल उन तीनों पर भरोसा किया जाता तो उनके लिए यहां सुरक्षित रूप से पहुंचना बिल्कुल असंभव होता। यहाँ अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। तुम तीनों यही प्रतीक्षा करो। चेन शी की दुर्जय आत्मा ने चारों ओर का वातावरण छान मारा और उसने किसी भी राक्षस जानवर के पदचिन्हों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, भले ही वे अनिच्छुक थे, लू शाओकोंग के 3 लोगों का समूह केवल सम्मानपूर्वक अनुपालन कर सकता था। वे जानते थे कि यदि वे अपनी शक्तियों के साथ स्पिरिट केव झील की ओर जाएंगे तो यह वस्तुतः मृत्यु को आमंत्रित करने के समान होगा। वूश, चेन शी के पैर का सिरा जमीन पर छू गया। उसका शरीर धनुष से छूटे तीर की तरह था और वह तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरा और स्पिरिट केव झील की ओर भागा जो 5 किलोमीटर दूर थी। विशाल स्पिरिट केव झील असीम प्रतीत होती थी और प्रचुर जलवाष्प में स्वर्ग और पृथ्वी की सघन आत्मिक ऊर्जा समाहित थी। यदि यहाँ राक्षस जानवर न होते जो हर जगह दिखाई देते थे तो ये स्थान बस एक धन्य अमर भूमि की तरह होता। थोड़ी देर बाद चेन शी झील के पास पहुंची और दूर तक देखने के लिए रुक गई। उसकी प्रबल आत्मा की ऊर्जा एक बड़े जाल की तरह बाहर निकली और धीरे धीरे झील की सतह की खोज करने लगी। छप 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 छप। पास में तैर रहे राक्षस जानवरों और जलीय जानवरों ने कुछ नोटिस किया था, जिससे वे इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने चारों ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। फिर वे डर के मारे तुरंत भाग गए और गायब हो गए। मेरी आत्मा की शक्ति केवल कुछ दसियों किलोमीटर के क्षेत्र को ही कठिनाई से खोजने में सक्षम है। ये स्पिरिट केव झील इतनी बड़ी होगी कि अगर मैं इसी तरह खोज जारी रखूंगा तो मुझे डर है कि मैं भोर तक भी उस 2 मुंह वाले हिंसक गेंडे को नहीं ढूंढ पाऊंगा। हम चेन शी को अचानक एक अनियमितता का पता चला और उसने एक पहाड़ी से आती हुई अस्पष्ट चर्चा की आवाज सुनी जो स्पिरिट केव झील से बहुत दूर थी। अजीब बात है, अभी आधी रात है, दक्षिणी बर्बर निषिद्ध क्षेत्र में लोग क्यों होंगे? चेन शी ने थोड़ा सोचा और फिर चुपचाप पहाड़ी की ओर चला गया। पहाड़ी पूरी तरह से बंजर थी, जिसमें अनेक चिकनी और नुकीली चट्टानें दिख रही थीं। इस समय वहां 100 से अधिक लोग एकत्र थे, लेकिन केवल कुछ दर्जन लोग ही खड़े थे। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे और विभिन्न हथियार लिए हुए थे तथा उनके चेहरे पर ठंड जैसी मुद्रा थी। अन्य लोगों के हाथ पैर बंधे हुए थे और वे सभी घुटनों के बल जमीन पर लेटे हुए थे। बूढ़ा सन की वायलट राइनो कब आएगा? हमारी जानकारी के अनुसार यह अब से लगभग 1 घंटे बाद है। हम्फ, यह आदमी कितना बड़ा दिखावा करता है। यदि यह इसके लिए नहीं होता। हम्फ हम्फ। एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जिससे छाया में छिपे चेन शी को अंदर से झटका लगा। फिर उसने अपना सिर उठाकर देखा और ली कबीले के प्रबंधक वू चौंक कर लोगों के समूह के बीच में खड़े थे। ये बूढ़ा कुत्ता यहाँ क्यों होगा? बूढ़ा सन की बैंगनी गेंडा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह 2 सिर वाले बैंगनी गेंडे जैसे बड़े राक्षस के लिए भी आया हो? बूढ़ा कुत्ता वू, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे पाइन मिस्ट सिटी में तुम्हारे जैसे बदमाश होंगे। वास्तव में आपको एक बड़े राक्षस के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए हमारे जीवन को श्रद्धांजलि के रूप में लेने में कोई संकोच नहीं है। सचमुच अपने लिए कबीले का चेहरा फेंकना। जमीन पर बंधा हुआ एक कमजोर और छोटा युवक अचानक क्रोध में जोर से गाली देने लगा।
वाह, वह कमीना जो राक्षस जानवरों का नौकर बनने को तैयार है। भले ही मुझे कोई राक्षस जानवर मार डाले, मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसा कि उम्मीद थी, आपकाली कबीला मैल से भरा हुआ है। मानव रूप में राक्षस, जानवरों से भी बदतर। युवाओं को प्रतिरोध में आगे बढ़ते देख जमीन पर बंधे अन्य लोग भी क्रोध में गालियां देने लगे और उनकी आवाज में गहरा आक्रोश और रोष था। मृत्यु को आमंत्रित करना। काले कपड़े पहने एक व्यक्ति आगे आया और उसने युवक को बुरी तरह लात घूंसे मारे और फिर गालियां देने लगा। तो क्या हुआ अगर कॉमनर्स डिस्ट्रिक्ट के सारे कूड़े कचरे मर जाएं? ये सब बकवास क्या है? कॉमनर्स डिस्ट्रिक्ट, क्या ये लोग मेरे जैसे हो सकते हैं? क्या ये सभी गरीबी से त्रस्त लोग हैं जो पाइन मिस्ट सिटी में सबसे निचले स्तर पर रहते हैं? ये सुनकर चेन शी के दिल में हत्या की मंशा उबल पड़ी। बुरा कुत्ता वो वास्तव में एक राक्षस जानवर का पक्ष लेने और उसका नौकर बनने के लिए दूसरों की जान ले रहा है। ये पूरी तरह से हृदयहीन, घृणित और अत्यंत दुर्भावनापूर्ण था। कौन? बाहर आओ। मैनेजर वू ने अचानक उस स्थान की ओर देखा जहां चेनशी छिपी हुई थी। ये चेनशी के मूड में उतार चढ़ाव के कारण था, जिसके कारण उसकी आभा बाहर आ गई थी और इसने तुरंत मैनेजर वू का ध्यान आकर्षित किया। बुरा कुत्ता वू, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। जब उसकी पोल खुल गई तो चेनशी को पता था कि वह अब और नहीं छिप सकता, इसलिए वह तुरंत छाया से बाहर चला गया। फिर मैनेजर वू को ठंडी निगाहों से घूरने लगा, जिसमें घनी हत्या की मंशा थी जो आग की तरह भड़क उठी। हा, मैं सोच रहा था कि ये कौन है, लेकिन यह आप ही निकले, बदकिस्मती। कुछ दिन पहले आपके घात में फंसने के कारण मेरे लिए कबीले को 3 मुख्य शिष्यों को खोना पड़ा। मैंने पहले तो योजना बनाई थी कि बाद में मैं तुमसे बदला लूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी आज्ञाकारी होकर अपने आप को मेरे हवाले कर दोगे। ये सचमुच स्वर्ग की इच्छा है। मैनेजर वू जब चेनशी को देखा तो थोड़ा चौंक गया। फिर उसने अचानक अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसने लगा। फिर आदेश देते हुए हाथ हिलाया, जाना, इस आदमी के सारे अंग तोड़ दो और इसकी खेती को पंगु बना दो। मैं उसे बिल्कुल कूड़ा बना देना चाहता हूँ। हाँ, काले कपड़े पहने एक गार्ड अधीरता से समूह से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक भयानक भाव था। वह अपने हाथों को आपस में रगड़ता हुआ चेनशी की ओर चला गया। चेनशी, बदकिस्मती, जमीन पर बंधे सभी लोग पाइन मिस्ट सिटी के कॉमनर्स डिस्ट्रिक्ट से थे। हालांकि उन्होंने चेनशी को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने चेनशी का नाम और उपनाम सुना था। इस समय वे सभी लोग उस युवक के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके जो अचानक उनके सामने प्रकट हुआ था। चेनशी, जल्दी से भागो, तुम उसके बराबर नहीं हो, किसी ने उत्सुकता से चिल्लाकर कहा। सही, जल्दी से भागो, बूढ़े कुत्ते वू के बुरे कामों के बारे में सबको बताओ। बाकी लोग सदमे से उभरे और एक साथ सभी ने सुझाव दिया। भाग जाना, वह कर सकता है। काले कपड़े पहने गार्ड जो तेजी से आया और भी अधिक भयावह तरीके से मुस्कुराया और चेनशी के कंधे को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाने से पहले उसने एक कदम आगे बढ़ाया। चेनशी ने एक नजर भी नहीं डाली और अपनी मुट्ठी भींच ली, इससे पहले कि वह तीर की तरह निकलकर काले कपड़े पहने गार्ड की छाती पर जा लगे। टकराना, एक धीमी और गहरी आवाज गूंजी और काले कपड़े पहने गार्ड चेनशी के घूंसे से सीधे 30 मीटर दूर उड़ गया। काले कपड़े पहने गार्ड की डरावनी मुस्कान तुरंत गायब हो गई, उसकी आंखें खुल गईं और चेहरा लाल हो गया। उसने मुंह में गहरा लाल खून थूका और निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा तथा फिर खड़ा होने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। तुम मौत के लायक थे। चेनशी ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और उसकी अभिव्यक्ति पहले से ही बेहद ठंडी थी। माहौल तुरंत मौत जैसा शांत हो गया। अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही मुक्के से मार डालना, चाहे वे जमीन पर बंधे हुए लोग हों या काले कपड़े पहने हुए पहरेदार, वे सभी उस लंबे और पतले व्यक्ति को अविश्वास से देख रहे थे। बेवकूफ, आप सब लोग एक साथ चलें। मैनेजर वू सबसे पहले अपने सदमे से उभरे और वे तीव्र क्रोध में चिल्ला उठे। वह भी दिल में बहुत सदमे में था। उसके बगल में खड़े ये सभी काले कपड़े पहने लोग मुख्य रक्षक थे जिन्हें ली कबीले ने पाला था और उन सभी के पास जनजात क्षेत्र में ताकत थी। इसके अलावा वे पूरे वर्ष खूनी अभियानों को अंजाम देते थे और उनके युद्ध कौशल और युद्ध का अनुभव बहुत पहले से ही अत्यधिक प्रचुर मात्रा में हो गया था। फिर भी अप्रत्याशित रूप से काले कपड़े पहने गार्ड ने अभी कदम ही उठाया था कि चेनशी के एक ही मुक्के से उसकी मौत हो गई। यदि मैनेजर वू ने ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाता। क्या ये बच्चा केवल ताबीज बनाना ही नहीं जानता था? युद्ध कौशल में उनकी साधना कब इतनी प्रबल हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले ही वायलट पैलेस क्षेत्र प्राप्त कर चुका है? असंभव, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। वह उन अल्प आत्मिक पत्थरों को अर्जित करने के लिए केवल ताबीज बनाने पर निर्भर करता है तथा वह किसी महान व्यक्ति का शिष्य नहीं बना है। उसके लिए आगे बढ़ना पूरी तरह असंभव है। शायद पहले किया गया हमला महज अपने प्रतिद्वंद्वी को अचंभित करने के लिए उसका अवसर हथियाने का प्रयास था और उसका आश्चर्यजनक हमला सफल रहा। यद्यपि उसने ऐसा सोचा था, मैनेजर वो अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था और उसकी नजर एक बार फिर चेनशी पर पड़ी। इस बीच सभी काले कपड़े पहने गार्ड पहले ही बाहर चले गए थे। मारना, अपने साथी की दयनीय मौत और मैनेजर वू की उग्र दहाड़ ने इन काले कपड़े पहने गार्डों को पूरी तरह से क्रोध से भर दिया और वे सभी प्रतिरूप में परिवर्तित हो गए और चेनशी की ओर भयंकर रूप से झपटे। एट नो विल बिन एट। धप धप धप। चेनशी स्थिर और बलपूर्वक कदमों से आगे बढ़ा, जो न तो तेज थे और न ही धीमे। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने आसपास की स्थिति में बदलाव को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। ध्यान रहे, जल्दी भागो, क्या तुम जीना नहीं चाहते? जो लोग जमीन पर बंधे हुए थे वे चिंतित होकर चिल्लाने लगे। हालांकि चेनशी ने एक ही बार में काले कपड़े पहने एक गार्ड को मार डाला, फिर भी वह केवल एक ही व्यक्ति था। ली कबीले के ये कुलीन रक्षक समूह पर हमला करने में बेहद कुशल थे और जब वे संयुक्त रूप से हमला करते तो अकेले चेनशी के पास जीतने की संभावना शून्य के करीब होती। टकराना, चेनशी ने अपनी ओर आती तलवार की पूरी तरह से अनदेखी की और सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी के पेट पर मुक्का मारा। कच, हमलावर काले कपड़े पहने गार्ड के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई जब उसने देखा कि चेनशी इतनी लापरवाही बरत रही है और उसकी कृपाण चेनशी के कंधे पर लगी।
वह इस बात से स्तब्ध रह गया कि उसकी पूरी ताकत से किए गए तलवार के वार से चेनशी के कंधे पर केवल एक हल्का सफेद निशान रह गया था, जबकि चेनशी के घूंसे से उसका पेट पूरी तरह से छलनी हो गया था और वह जमीन पर गिर पड़ा तथा अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कई बार बुरी तरह चिल्लाया। दूसरी ओर चेनशी ने गिर जाने की स्थिति से मुक्त होने के लिए इस हमले पर भरोसा किया। वह एक ऐसे बाघ की तरह था जो अपने पिंजरे से भाग निकला हो और आसानी से अपने चारों ओर मौजूद काले कपड़े पहने पहरेदारों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, और उसकी मुट्ठी बारिश की घनी बूंदों की तरह थी जो बाहर छलक रही थी। टकराना, 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 टकराना। शरीर पर मुक्के के जोरदार प्रहार की आवाज गूंज उठी और 10 से अधिक काले कपड़े पहने हुए पहरेदार उन पतंगों की तरह थे जिनकी डोरियां कट गई थीं और वे गहरी धंसी हुई छाती के साथ उड़ रहे थे और उनके 5 छिद्रों से गाढ़ा खून बह रहा था। यह कैसे संभव हो सकता है? हे भगवान, यह असली नहीं है ना? वहां उपस्थित सभी लोग अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध थे तथा उनकी पुतलियां फैल गई थीं जब वे अविश्वास से उस लंबे व्यक्ति को देख रहे थे जो खून और लाशों के बीच खड़ा था। आप हमली कबीले के काले कपड़े पहने रक्षक हैं। काले कपड़े पहने अन्य सुरक्षाकर्मियों के भद्दे हाव भाव से भय का आभास हो रहा था। वे क्रोधित थे लेकिन मनमाने ढंग से आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सके। मैं तुम सबको मार डालना चाहता हूं, चेनशी ने ठंडी आवाज में कहा। ली कबीले और चेन कबीले मूलतः प्राणघातक शत्रु थे क्योंकि चेन तियानली की घात लगाकर हत्या करने और चेन हाओ के दाहिने हाथ को अपन कर देने के मामले में ली कबीले पर सबसे अधिक संदेह था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें मारते समय उसने जरा भी संकोच नहीं किया। बूश, चेनशी का शरीर धनुष की तरह पीछे की ओर खींच गया और फिर एक बार फिर उसने खुद को आगे फेंका। उसने अपनी दुर्जेय ग्रैंड कोलैप्सिंग मुट्ठी को पूरी ताकत से इस्तेमाल किया और यह मुट्ठी की छवियों की परत दर परत में बदल गई जिसने पलक झपकते ही अन्य 8 काले कपड़े पहने गार्डों को मार डाला। इस आदमी का शरीर तलवारों और कृपाणों से भी पूरी तरह अभेद्य है। उन्होंने स्पष्टतः एक गहन शारीरिक शोधन तकनीक विकसित कर ली है। जल्दी से भागो, भाग जाना। शेष 5 काले कपड़े पहने गार्ड डर कर चिल्ला उठे और उन्होंने मैनेजर वू की परवाह नहीं की और भागने के इरादे से पीछे मुड़ गए। चेनशी अपने दुश्मनों को अपनी आंखों के सामने भागने कैसे दे सकता था? उसका शरीर एकदम से डगमगाया और वह सबसे अंत में आगे बढ़ा लेकिन सबसे पहले पहुंचा। मुट्ठी की छवियां चमक उठी जब उसकी तेज और भयंकर मुट्ठी ने मुट्ठी की रोशनी निकाली जो सच्चे सार से संघनित होकर काले कपड़े पहने गार्डों की ओर हवा में फट गई। तुरंत ही शेष 5 काले कपड़े पहने रक्षकों की पीठ पर एक कटोरे के आकार का छेद बन गया और वे बेजान होकर गिर पड़े। मैनेजर वो अब अपना धैर्य बरकरार नहीं रख पाए और उनका चेहरा पीला पड़ गया। चेनशी की मुट्ठी की रोशनी जो आसमान को चीरती हुई आई उसने उसे खतरे का आभास कराया। बहुत दुर्जेय, बहुत मजबूत। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शांत है। तो ये पता चला कि उसकी ताकत वास्तव में बहुत भयानक है। वे लोग जो बहुत पहले ही सारी उम्मीदें खो चुके थे अचानक उत्साहित हो गए क्योंकि जब उन्होंने चेनशी की सीधी सादी हत्या की विधियों को देखा तो उनके दिलों में एक बार फिर उम्मीद की किरण जल उठी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आपने वास्तव में शरीर को जन्मजात स्तर तक परिष्कृत किया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा लगता है कि आपकी पहली तकनीक जल्द ही उन्नत चरण तक पहुंच जाएगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने अहंकारी हैं। दुर्भाग्य से मैं पहले ही वायलट पैलेस दायरे के आधे रास्ते पर हूं और मेरे नियंत्रण में जो ताकत है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैनेजर वू की त्रिकोणीय आंखें थोड़ी सी कुड़ गईं। यद्यपि वह इस प्रकार बोलता था फिर भी उसमें जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं थी। उसे काले कपड़े पहने गार्डों की दयनीय मौतों की परवाह नहीं थी लेकिन चेनशी की ताकत के कारण उसके पास सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह सर्वविदित था कि शरीर परिष्कार का मार्ग सबसे कठिन साधना मार्ग था। खेती की धीमी गति और आगे बढ़ने की कठिनाई पैदल किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं थी। लेकिन एक शरीर परिशोधक की शक्ति अत्यंत चौंकाने वाली थी क्योंकि एक शरीर परिशोधक ने समान साधना के सभी क्यूई परिशोधकों पर पूरी तरह से प्रभुत्व जमा लिया था। यह निर्विवाद था। मैनेजर वू ने जो कहा वह गलत नहीं था। चेनशी ने अपने शरीर की ताकत पर भरोसा किया जो कि बेहद मजबूत था और ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट जो जल्द ही दूसरे स्तर तक पहुंचने वाला था उसने कुछ ही समय में 20 से अधिक काले कपड़े पहने गार्डों को मार डाला। अन्यथा केवल अपनी साधना के आधार पर अपनी क्यूई शोधन साधना के साथ जो कि जन्मजात क्षेत्र के 8 स्तर पर थी, प्रारंभिक चरण के जन्मजात क्षेत्र के काले वस्त्रधारी रक्षकों के समूह के हमलों का सामना करना केवल मृत्यु को आमंत्रित करने के समान था। बकवास बंद करो, मैं आज तेरी जान ले लूंगा, चेनशी ने ठंडे स्वर में कहा। काले कपड़े पहने पहरेदारों के साथ लड़ाई को खतरनाक नहीं माना जा सकता था लेकिन इससे उसे अपनी ताकत को और पुष्ट करने का मौका मिला। अपने 8 स्तर के जन्मजात क्षेत्र क्यू शोधन साधना और अपने प्रारंभिक चरण के जन्मजात क्षेत्र शरीर शोधन साधना के संयोजन के अंतर्गत वह किसी भी जन्मजात क्षेत्र साधक से बिल्कुल भी नहीं डरता था। तो क्या हुआ अगर वह वायलट पैलेस दायरे के आधे रास्ते पर है? वह अभी भी जन्मजात क्षेत्र की पूर्णता अवस्था में है और डरने की कोई बात नहीं है। चूंकि तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मैनेजर वू ने ठंडे स्वर में कहा। उसके बड़े बड़े हाथ जो बांस जैसे थे घने काले कोहरे की परत से ढक गए। फिर उसने अपने हाथों को जोर से जमीन पर पटका। कच, जमीन अचानक फट गई और एक गहरी काली दरार बिजली की तरह तेजी से आसपास के क्षेत्र में फैल गई। वह चाहता है कि चेनशी को सदमे से उबरने का समय दिए बिना एक जोरदार धमाका गूंज उठा और जमीन पर दरारों से अनगिनत मात्रा में तीखे मलबे बाहर निकले जो मकड़ी के जाले की तरह फैल गए जैसे छिपे हुए हथियार तूफान की तरह बाहर निकल रहे हों। आश्चर्यजनक रूप से मलबे का लक्ष्य वे लोग थे जो जमीन पर बंधे हुए थे। बेशर्म, चेनशी को अंततः मामला समझ में आ गया और वह तुरंत जोर से चिल्लाया। तभी उसकी आकृति चमकती हुई लोगों के समूह के सामने आ खड़ी हुई और उसकी मुट्ठियां बिजली की तरह तेज थीं जैसे वे निकट आ रहे मलबे की ओर प्रहार कर रही हों जिससे आकाश काला हो गया हो। हालांकि मलबे की मात्रा हजारों में थी और ये टिड्डियों के झुंड की तरह घना था।
चेन शी ने पूरी ताकत लगा दी और वह अपने आसपास के 3 मीटर के क्षेत्र में मौजूद लोगों को ही मुश्किल से बचा पाया, जबकि जमीन पर बंधे होने और हिलने डुलने में असमर्थ होने के कारण उससे थोड़ी दूर पर मौजूद अन्य लोगों की जान तेज मलबे ने तुरंत छीन ली। हा, ये श्रद्धांजलि ओल्ड फ्रीक वायलट राइनो का भोजन है। अब जब इतने सारे लोग मर चुके हैं तो आप बस उसके क्रोध को सहने की प्रतीक्षा करें। मुझे खेद है, लेकिन मैं आपका साथ नहीं दे सकता। मैनेजर वू दूर से ही आत्मसंतुष्टि में जोर से हंसा, फिर उसका शरीर उछला और कुछ छलांग लगाने के बाद वह गायब हो गया। मैनेजर वू को असहाय भाव से भागते हुए देखकर चेन शी को अपने गुस्से को बाहर निकालने का कोई स्थान नहीं मिला और उसका चेहरा और भी अधिक ठंडा हो गया। टकराना। मलबे के आखिरी टुकड़े को तोड़ने के बाद चेन शी ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि बंधे हुए लोगों में से आधे से अधिक लोग मर चुके थे और केवल 30 से अधिक लोग ही बचे थे। बूढ़ा कुत्ता वू, मैं एक दिन जिंदा ही तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। चेन शी ने गहरी सांस ली और बलपूर्वक पीछा करने की अपनी इच्छा को नियंत्रित किया। इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि इन सभी लोगों को अत्यंत खतरनाक दक्षिणी बर्बर निषिद्ध क्षेत्र से पाइन मिस्ट सिटी वापस कैसे भेजा जाए। चेन शी ने एक पल के लिए सोचा, फिर लू शाओकोन के 3 लोगों के समूह को बुलाया जो 5 किलोमीटर दूर छिपे हुए थे और उन तीनों को इन लोगों को वापस भेजने का निर्देश दिया, जबकि उन्होंने मौके पर ही रहने का फैसला किया। लू शाओकोन के 3 लोगों के समूह ने निचली पहाड़ी से पहले की लड़ाई को अस्पष्ट रूप से देखा था, लेकिन उनकी ताकत बहुत कमजोर थी, इसलिए उन्होंने मनमाने ढंग से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की और केवल चेन शी की जीत के लिए आंतरिक रूप से प्रार्थना कर सकते थे। इस समय जब उन्होंने जमीन पर फैली लाशों और खून को देखा और सुना कि ये सभी लोगली कबीले के लोग थे जिन्हें एक बड़े राक्षस की तृप्ति के लिए यहाँ लाया गया था, तो उनके दिल सदमे, रोष और आक्रोश से भर गए। तत्काल ही उन्होंने बचे हुए 30 से अधिक लोगों की सुरक्षा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सावधानीपूर्वक वहां से चले गए। ये वह स्थान है जहां बूढ़ा कुत्ता वू और वायलट राइनो नामक महान दानव की मुलाकात होने वाली थी। उन तथाकथित श्रद्धांजलियों के लिए वह वायलट राइनो जैसा महान दानव निश्चित रूप से सामने आएगा। मुझे बस यही इंतजार करना है। लू शाओकोंग और अन्य लोगों को अपनी नजर से दूर भेजने के बाद चेन शी तुरंत जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। खून की घनी गंध के कारण उसका मन बहुत ही घुटन भरा हो गया था और वह तुरंत अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता था। तो वह वायलट राइनो नामक महान दानव उसका लक्ष्य बन गया। धमाका। अभी 15 मिनट भी नहीं बीते थे कि दूर स्थित स्पिरिट केव झील से अचानक पानी की फुहारें फूट पड़ी जो आसमान तक फैल गईं। एक 3 मीटर लंबा विशालकाय व्यक्ति स्प्रे पर पैर रखकर भागा, जिससे धमाके की आवाज गूंज उठी। वह विशालकाय व्यक्ति गंजा था, उसकी एक आंख थी, उसकी 3 मीटर लंबी काया की मांसपेशियां चट्टान की तरह सख्त लग रही थीं, तथा उसके शरीर की मांसपेशियां काफी उभरी हुई थीं, जिनमें भयानक विस्फोटक शक्ति प्रतीत हो रही थी। भले ही उसने मानव रूप ले लिया है, लेकिन उसके शरीर पर मौजूद राक्षसी क्यूई को छिपाया नहीं जा सकता। यह निश्चित रूप से वह है। चेन शी अचानक खड़ा हो गया और उसके मुंह के कोनों पर बर्फीली ठंडी हत्या की मंशा दिखाई दी। लगभग एक क्षण में ही एक आंखों वाला वह विशालकाय व्यक्ति पहाड़ी पर प्रकट हुआ और उसकी निगाहें आसपास के वातावरण पर घूम गईं। जैसे ही उसने ली कबीले के काले कपड़े पहने रक्षकों को देखा जो बुरी तरह से मर गए थे, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदसूरत हो गई। तुमने इन सभी लोगों को मार डाला। एक आंख वाला बड़ा आदमी चेन शी को घूरने लगा जो दूरी पर अकेला खड़ा था और उसका हाव भाव अनियमित रूप से बदल रहा था। चेन शी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने ठंडे लहजे में पूछा, तुम वो बैंगनी सींग वाला जानवर हो? जानवर? एक आंख वाला वह बड़ा आदमी स्तब्ध रह गया, फिर वह क्रोध से भर उठा और जोर से चिल्लाया, मानव बच्चा, तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की। मैंने न केवल तुम्हारा अपमान किया, बल्कि मैं आज तुम्हें मार भी डालना चाहता हूँ। एक आंख वाले बड़े आदमी की पहचान की पुष्टि करने के बाद चेन शी ने अब और कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और उसका आकार सामने आ गया। उसकी मुट्ठी में भयानक शक्ति थी जो बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव पर भयंकर प्रहार कर रही थी। एक जनजात बालक वास्तव में मेरे सामने अभिमानी होने का साहस कर सकता है। सचमुच मौत को बुलावा। बैंगनी गेंडे जैसा बड़ा दानव पूरी तरह से क्रोधित हो गया जब उसने देखा कि चेन शी खुद से भी अधिक अनुचित है और उसने अपना हाथ जो एक पंखे की तरह था चेन शी की मुट्ठी को जोर से पकड़ने के लिए बढ़ाया। जैसी कि उम्मीद थी, एक मूर्ख गाय। जिस क्षण से मैनेजर वो भाग गया, चेन शी के दिल में इतना गुस्सा दबा हुआ था कि उसे बाहर निकलने का कोई ठिकाना नहीं था। जब उसने इस समय बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव को देखा तो उसने स्वयं को और अधिक कष्ट नहीं सहने दिया तथा पूरी ताकत से उस पर हमला करने का निर्णय लिया। इस समय जब चेन शी ने देखा कि वायलट राइनो महान दानव इस हद तक अभिमानी हो गया है कि वह अपने हाथ का उपयोग करके चेन शी की मुट्ठी पकड़ना चाहता है, तो चेन शी अपने दिल में उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। टकराना। मुट्ठी और हथेली आपस में टकराई और एक भयंकर जोरदार धमाका हुआ। हवा की एक धारा बह निकली और हवा में कंपन की भिनभिनाती हुई ध्वनियां निकलने लगी और कई खाइयां तुरंत फट गई क्योंकि उनके पैरों के नीचे की जमीन उनके हमलों के भयानक दबाव को सहन करने में असमर्थ थी। इस मुट्ठी के प्रहार में चेन शी के शरीर की दुर्जेय शक्ति और उसके एक स्तर की जनजात क्षेत्र साधना की भयानक शक्ति सम्मिलित थी तथा इसे ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट के तात्कालिक बल प्रयोग के माध्यम से बाहर निकाला गया, जिससे 10 मीटर से अधिक दूर उड़ने वाले वायलट राइनो महान दानव को सीधे नष्ट कर दिया गया। चेन शी को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि बैंगनी गेंडा जैसा बड़ा दानव उस समय दृढ़ता से खड़ा था जब वह जमीन पर गिरा था और उसे वास्तव में थोड़ी सी भी चोट नहीं आई थी। आपकी ताकत खराब नहीं है, लेकिन यह अभी भी मेरे लिए बहुत कमजोर है। बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव की एक आंख से एक क्रूर और भयंकर अभिव्यक्ति निकल रही थी और उसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था जब उसने कहा, अगली बार मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा कि एक सच्चा जनजात क्षेत्र बड़ा दानव क्या होता है। जैसे ही उसने ये कहा, बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव के शरीर से अचानक राक्षसी क्यूई बाहर निकल आई और उसका पूरा शरीर तुरंत एक विशाल गेंडे में परिवर्तित हो गया जो 30 मीटर लंबा था। उसकी भूरी बैंगनी रंग की मोटी त्वचा राक्षसी क्यूई से भरी हुई थी और उसका पूरा विशाल शरीर एक छोटे पहाड़ जैसा था। चेन शी उसके सामने एक चींटी की तरह थी, क्योंकि चेन शी की ऊंचाई उसके घुटनों तक भी नहीं थी। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी मोटी और मजबूत गर्दन के ऊपर 2 विशाल सिर थे।
गर्जन। बैंगनी गेंडे जैसा बड़ा दानव, जिसने अपना पशु रूप पुनः धारण कर लिया था, गर्जनापूर्ण आवाज के साथ आकाश की ओर बढ़ा, जिससे उसके चारों ओर दसियों किलोमीटर के क्षेत्र में धमाके गूंज उठे। स्पिरिट केव झील के पानी के नीचे खेती करने वाले विभिन्न राक्षस जानवरों ने डर से अपने सिर उठाए और कांपने लगे। विशाल राक्षसी क्यूई चेंशी के दिल में कोई डर नहीं था, बल्कि युद्ध की मंशा थी जो लावा की तरह उबल रही थी और उसके पूरे शरीर में उमड़ रही थी। केवल ऐसे प्रतिद्वंद्वी को मारकर ही मैं मार्शल दाव में अपनी साधना को बेहतर बना पाऊंगा। बच्चा, यदि आप केवल उन दो हास्यास्पद मुठियों को घुमाना जानते हैं तो आप आज शराब के साथ मेरी साइड डिश बनने का इंतजार कर सकते हैं। जैसे ही वह बिना किसी रोक टोक के जोर जोर से हंसने लगा, बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव ने अचानक अपने खुरों को उठाया, जो किसी घर के केंद्रीय स्तंभ की तरह विशाल थे, और ऊपर से नीचे की ओर तेजी से उतरा और सीधे चेंशी की ओर रौंद दिया। टकराना। हवा के तेज झोंके से कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे इस धमाके ने आसमान में छेद कर दिया हो। इसने चेंशी को छुआ भी नहीं था जब चेंशी को इसकी ताकत का एहसास हो चुका था। टकराना। चेंशी उछल पड़ा। उसकी मुट्ठी से सच्चे सार की एक चमकदार चमक निकली जो एक सीटी बजाते हुए उल्कापिंड की तरह थी, जो एक जोरदार धमाके के साथ बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव के विशाल खुर पर जा गिरी। फिर भी इससे केवल मुट्ठी का धंसा हुआ निशान रह गया और बहुत कम चोट आई। चेंशी तुरंत पीछे हट गया। टकराना। टकराना। जमीन पर हुए भीषण युद्ध के कारण जमीन अनगिनत दरारों में विभाजित हो गई और दरारों के मध्य में एक विशाल खाई बन गई। इसका कोई उपयोग नहीं है। मेरी बैंगनी गेंडे की नस्ल में स्वभाव से ही अद्वितीय प्रतिरक्षा क्षमता है और मैंने हजारों वर्षों तक इसके अभ्यास का अनुभव किया है। मेरा शरीर बहुत पहले ही बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। यदि आप वायलट पैलेस दायरे के तलवार साधक होते तो भी मैं आपसे डरता, लेकिन दुर्भाग्यवश आप नहीं हैं। अधिक से अधिक आप एक छोटे बच्चे ही हैं जो छोटी मुट्ठी तकनीक जानते हैं। हा। बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव ने जब चेंशी को दयनीय स्थिति में चकमा देते हुए देखा तो वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका और अपने खुरों से जमीन पर रौंदते हुए वह एक बार फिर चेंशी के छोटे से शरीर की ओर बढ़ा जो उसके लिए चींटी के समान था। इस मूर्ख गाय की ताकत असाधारण रूप से महान है, जबकि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। अगर मैं उसे मारना चाहता हूं तो ऐसा लगता है कि मुझे उसके शरीर पर चढ़ना होगा और अपनी मुट्ठी को उसके सिर के एक ही स्थान पर केंद्रित करना होगा। मुझे केवल उसकी त्वचा तोड़ने की जरूरत है और मैं उसे मार सकता हूं। चेंशी एक बार फिर पीछे की ओर घूम गया और वह हिंसक रूप से भागते हुए अपने मन में पागलों की तरह सोचने लगा। डरना, दौड़ना चाहते हैं, हम्फ, तुम बच नहीं सकते। बैंगनी गेंडा नामक बड़ा दानव दहाड़ते हुए चेंशी के पीछे पीछे आया। वह अपने मोटे और मजबूत विशाल खुरों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ रहा था। कच कच। असंख्य बड़े वृक्ष, जिनके चारों ओर घेरा बनाने के लिए अनेक लोगों की आवश्यकता थी, वे बैंगनी गेंडे जैसे विशाल राक्षस के खुरों के दबाव से अत्यंत कमजोर होकर भूसे की तरह प्रतीत हो रहे थे और वे एक धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़े। स्वूश। चेंशी छलांग लगाकर एक बड़े पेड़ की चोटी पर पहुंच गया। फिर वह पीछे मुड़ा और उस बड़े दानव वायलट गेंडे का सामना किया जो हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। मृत्यु का इंतजार कर रहे हो? बैंगनी गेंडा जैसा बड़ा दानव आत्मसंतुष्ट हंसी के साथ दहाड़ा, फिर भयंकर रूप से बड़े पेड़ की ओर बढ़ा। ठीक इसी समय चेंशी के पैर का ऊपरी हिस्सा अचानक पेड़ के तने से टकराया और पेड़ के तने से प्रतिक्षेपित बल का उपयोग करते हुए उसका शरीर एक तीर की तरह था जो धनुष से छूट गया और वह तेजी से आसमान में ऊपर चला गया। फिर उसकी कमर मुड़ गई और वह एक घुमावदार चाप में चला गया और दृढ़ता से वायलट राइनो महान राक्षस की पीठ पर उतर गया। नीचे उतर जाओ। जब चेंशी उसकी पीठ पर कूदा तो बैंगनी गेंडा जैसा बड़ा दानव क्रोध से भर गया और उसका विशाल शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा। चेंशी ने बड़ी मुश्किल से इस अवसर को हासिल किया था। वह खुद को कैसे चूकने दे सकता था? उसके पैरों ने तुरंत ताकत दिखा दी और उसका शरीर एक प्राचीन वृक्ष की तरह था जो जमीन में गहराई तक जड़ें जमाए हुए था। चाहे बैंगनी गेंडा कितना भी हिलता डुलता रहे, वह जरा भी नहीं हिला। इसके बजाय उसकी दो मुठियां वर्षा की बूंदों की तरह थी जो अत्यंत उच्च आवृत्ति के साथ बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव के सिर पर गिरी। टकराना, टकराना, टकराना। चेंशी के शरीर की ताकत 5 अलग अलग सितारों की घातक क्यूई द्वारा नियंत्रित थी और उसके सघन और घने सच्चे सार के साथ चेंशी की हर मुट्ठी का वार 150,000 किलोग्राम के लोहे के हथौड़े के नीचे गिरने जैसा था। तुरंत ही एक ऐसा निशान जो बहुत गहराई तक धंस गया था, वायलट राइनो के मोटे चमड़ी वाले और मजबूत सिर पर टूटकर गिर गया, लेकिन दुर्भाग्य से यह अभी भी उसकी त्वचा को चीरने में असमर्थ था। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अचानक घने खून की गंध वाली हवा सीधे चेंशी के चेहरे पर आई। बैंगनी गेंडे के बड़े राक्षस का दूसरा विशाल सिर घूम गया था और उसने अपने खूनी मुंह को खोला, जिसमें तलवार की तरह नुकीले नुकीले दांत थे जो चेंशी पर भयंकर रूप से काटने के लिए थे। मेरे पास आओ। चेंशी को बहुत पहले से ही इसकी उम्मीद थी और वह अचानक बेतहाशा भागा और अंत तक वायलट राइनो की गर्दन पर कदम रखता रहा और एक छोटे फुर्तीले बंदर की तरह उसका शरीर वायलट राइनो के खूनी मुंह से बमुश्किल बचने के लिए उछला। इसके बाद उसके दाहिने हाथ पर एक आंख भेदने वाली मुट्ठी की रोशनी प्रकट हुई जो बहुत पहले से बल जमा कर रही थी और उसकी मुट्ठी बिजली के बोल्ट की तरह तेज थी क्योंकि उसने इसे बैंगनी गेंडे के बड़े राक्षस की आंखों की पुतलियों पर जोर से मारा। टकराना। बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव के पूरे शरीर की त्वचा और मांस मोटा और खुरदरा था और उसकी रक्षात्मक क्षमता चौंकाने वाली थी, लेकिन उसकी वह आंख की पुतली जो चक्की के पत्थर के आकार की थी अभी भी बेहद कमजोर थी। चेंशी की मुट्ठी के नीचे जो लंबे समय से बल जमा कर रही थी, उसकी आंख की पुतली पर एक बड़ा छेद हो गया और घृणित हरे रंग के तरल पदार्थ की एक गेंद बाहर निकल आई। गर्जन। बैंगनी गेंडा जैसा बड़ा दानव लगातार आकाश की ओर चिल्ला रहा था और उसका विशाल सिर पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा था और चेंशी ने इस अवसर का फायदा उठाया और हवा में एक बाज की तरह झपट्टा मारा और दृढ़ता से उसी स्थान पर उतरा जहां वह पहले था। फिर उसने एक बार फिर बैंगनी गेंडे के सिर के बीच में धंसे हुए स्थान पर अपनी मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया।
बैंगनी गेंडे जैसा बड़ा दानव पहले से ही पूरी तरह से क्रोधित हो चुका था, और यदि उसने अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करके बैंगनी गेंडे के सिर पर लगी सुरक्षा को नहीं तोड़ा, तो यदि वह धीमा रहा तो एक अप्रत्याशित घटना फिर से घट सकती थी। तीव्र तात्कालिकता की भावना ने चेंशी के मन को अत्यधिक एकाग्र कर दिया। उसके दिल में केवल एक ही विचार था, और वह था उसके सामने की त्वचा और मांस को खोलना। वह अपने आसपास की हर चीज को भूल गया था, ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट को भी भूल गया था जिसमें वह पहले से ही निपुण हो चुका था, और वह एक प्रकार की जुनूनी लेकिन अराजक स्थिति में डूब गया था। टकराना। चेंशी की मुट्ठियों की आवाज गड़गड़ाहट की तरह दमनकारी थी। मुट्ठियों के प्रहारों की अराजक ध्वनि के भीतर एक अजीब लय का निशान था, और उसकी मुट्ठियों के प्रहार लयबद्ध हो गए। हर बार जब वह मुट्ठी नीचे करता तो उसकी मुट्ठी का बल धीरे धीरे बढ़ता जाता। चेंशी के मन में पिछले महीने के दौरान ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट की साधना के दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दिए, और ज्ञान के निशान चुपचाप जमा हो गए। मैं तुम्हें मार दूंगा। बैंगनी गेंडा महान दानव अपनी एक आंख के घायल होने और चेंशी के चिपचिपे कैंडी की तरह उससे चिपके रहने से पूरी तरह क्रोधित था। वह उन्मत्त अवस्था में प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसका विशाल शरीर, जो पहाड़ के समान था, जमीन से ऊपर उठा और फिर अपनी पीठ नीचे की ओर करके जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह चेंशी को जमीन पर पटक कर मार डालना चाहता था। ओम। ठीक उसी क्षण जब बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव ने खुद को जमीन से ऊपर उठाया, चेंशी उस अजीब स्थिति से जाग गया, और अचानक उसकी आंखों में एक चमकदार वैभव की झलक दिखाई दी। बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव ने खुद को जमीन से ऊपर उठा लिया। चेंशी उस अजीब स्थिति से जाग गया, और एक चमकदार वैभव की एक झलक अचानक उसकी आंखों में चमक उठी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और आसपास की हवा तुरंत हिल गई, जिससे लहरों के घेरे आंखों से देखे जा सकते थे। फिर उसने एक तीखी सीटी बजाई और उसने अपनी मुट्ठी जोर से पटकी। दरार। बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव के विशाल सिर पर अचानक अनगिनत दरारें दिखाई दी। फिर एक कर्कश ध्वनि गूंजी, और विशाल सिर मांस और हड्डियों के अनगिनत टुकड़ों में बदल गया, जो जमीन पर गिरते समय सरसराहट करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे खून, मांस और हड्डियों के टुकड़ों की बारिश हो रही हो। और इसी समय बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव का विशाल शरीर एक धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव का एक सिर कट गया तथा उसके दूसरे सिर की एक आंख घायल हो गई, और वह जमीन पर पड़ा रहा तथा दर्द से दयनीय चीखें निकाल रहा था। राक्षस पशुओं की जीवन शक्ति अत्यंत प्रबल थी, और यदि उनके अंग काट दिए जाएं तो भी वे अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते थे, परंतु उनके सिर और हृदय ही उनके वास्तविक कमजोर बिंदु थे। और इस समय उसके एक सिर के टुकड़े हो जाने से वायलट राइनो नामक बड़ा दानव बुरी तरह घायल हो गया। मुझे बताओ, ली कबीला तुम्हें श्रद्धांजलि क्यों देना चाहता था? मैं तुम्हें शीघ्र मृत्यु दे सकता हूँ। चेंशी दूर खड़े होकर ठंडे स्वर में बोला। क्या अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी मुझे मरना नहीं पड़ेगा? सीधे बोलो और मुझे मार डालो। बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव ने नाराजगी से कहा। जहां उसका सिर कटा था, वहां से बड़ी मात्रा में रक्त बहने के कारण उसकी जीवन शक्ति कमजोर होती गई। अगर तुम मुझे नहीं भी बताओगी तो कोई बात नहीं। चेंशी आगे बढ़ा और निर्दयतापूर्वक अपनी मुट्ठी से उसे कुचल दिया, और बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव का बचा हुआ सिर तुरंत खून और मांस के कीचड़ के एक तालाब में बदल गया। एक जनजात महान दानव जिसने हजारों वर्षों तक कटुतापूर्वक खेती की थी, ऐसे ही मर गया था। जैसा कि ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट के दूसरे स्तर से अपेक्षित था, एक चट्टान को चूर्ण में बदलना। यद्यपि यह इस मूर्ख गाय के सिर को चूर्ण में परिवर्तित करने में असमर्थ है, लेकिन इसकी शक्ति अभी भी मेरी अपेक्षाओं से अधिक है। चेंशी ने चुपचाप ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट की ताकत में बदलाव महसूस किया, और वह अपने दिल में भावना के साथ थोड़ा सा आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। वरिष्ठ जीयू गलत नहीं थे। निश्चित रूप से युद्ध कौशल को तभी संयमित किया जा सकता है जब जीवन और मृत्यु की लड़ाई में और भी अधिक शक्तिशाली बना जा सके। मुझे आश्चर्य है कि ग्रैंड कोलैप्सिंग फिस्ट के तीसरे स्तर में किस प्रकार की शक्ति होगी। दो सिर वाले बैंगनी गेंडे जैसे बड़े दानव को मारने से चेंशी के दिल में हत्या की मंशा और क्रोध पूरी तरह से बाहर आ गया, और सबसे संतुष्टिदायक बात यह थी कि उसने अपनी मुट्ठी तकनीक के दूसरे स्तर को प्राप्त कर लिया था। अपनी साधना के साथ मिलकर वह पहले से ही अपने जैसी साधना वाले किसी भी व्यक्ति से निडर हो गया था। इस मूर्ख गाय ने हजारों वर्षों तक खेती की थी। मुझे आश्चर्य है कि उसके पास कौन सी मूल्यवान चीजें हैं। स्वूश। एट नो विल बिन एट। चेंशी तुरंत बैंगनी गेंडे जैसे बड़े राक्षस के विशाल शव के पास पहुंचा। फिर उसके हाथ तेजी से बैंगनी गेंडे की मोटी त्वचा को फाड़ने के लिए आगे बढ़े। शुरुआत उस स्थान से की जहां सिर कटा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक अस्पष्ट भंडारण अंगूठी जमीन पर गिर गई।